बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान वाली। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ आपको पता है कि गेस्ट भी मौजूद होते हैं, हमारे साथ रिपोर्टर भी होते हैं जो मुल्तान की हमारे यहाँ के सोशल इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं, वो हैं जी शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में थैंक यू। आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी आज हमारे साथ सना राव हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज क्योंकि ख़वातीन का मैं समझती हूँ कि बड़ा स्पेशली आज टॉपिक है, बड़ा उनके रिलेटेड के ख़वातीन अपना ख्याल कैसे रखें, कैसे खूबसूरत नज़र आएँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बालों पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी शख्सियत में बालों का भी बड़ा एक मैं समझती हूँ एक अहम रोल है। और बाल अगर अच्छे हों तो आपकी शख्सियत भी जो है वो बहुत अच्छी और पुरकशिश नज़र आती है। अगर बाल थोड़े से भी ख़राब हों, चाहे आप जितने भी अच्छा लग रहे हो ना, तो आपकी खूबसूरती जो है वो थोड़ी सी मान पड़ जाती है। बालों के हवाले से बात होगी और साथ साथ जो है हम बात करेंगे शकील से इनकी बीट के रिलेटेड कि आज जो है क्या क्या चीज़ें इनसे डिस्कस होने वाली जानी हैं। कॉलेजेस के हवाले से बात होगी, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात होगी और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सब्जियों फलों के हवाले से भी, क्योंकि सब्जियों फलों की कीमतें जो है वो बहुत अच्छे से बताते हैं। ऐसे ही शकील? महंगाई जो है वो दिन ब दिन अरूज पे जा रही है, उसी तरह सब्जी फलों के रेट्स भी जो हैं वो कहीं फल जो है वो बहुत सस्ते हैं और कहीं फल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। ऐसा ही है। इन दिनों सब्जियों में बात करें तो वो सब्जियां जो मौसमी हैं और वो सब्जियां जो मुल्तान के मकामी इलाकों से आ रही हैं वो तो फिर भी कम दामों पे मिल रही हैं, लेकिन वो सब्जियां जो गैर मौसमी हैं जिसमें मटर है, अदरक है, लहसुन है, ये बाहर से मंगवाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। ये चीज़ मैं रोज़ाना बताता भी हूँ। लेकिन अच्छा शकील, खुद कभी सब्जी खरीदने गए हो? कभी ऐसा हुआ हो कि चलो तुम्हें सस्ते दामों मिल गए जितने तुम सब्जी और फलों के रेट्स बताते हो? बहुत कम ऐसा होता है कि मैं घर की सब्जी या इस तरह की चीज़ खरीदने जाऊँ। और अगर खरीदने भी जाऊँ तो मेरी दुकानदार के साथ लाजमी बहस होती है कि यार मंडी का ये रेट है, गवर्नमेंट का ये रेट है, क्योंकि अच्छे से पता चल जाता है। मुझे इस टाइम पता है मुल्तान के कौन से इलाके में क्या रेट है, मंडी का रेट क्या है, आम रेडी का रेट क्या होता है। अच्छा, रेट्स हैं जो मुख्तलिफ हैं सबके। एक वो बंदा जिसने एक दुकान खरीदी हुई है, दुकान पे उसने बड़ा छांटी वाला जो है सब्जियां फल लगाए हुए हैं, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और वही वो बंदा जो आम रेडियों पे घरों में जाके सेल कर रहे होते हैं गलियों में, उसका रेट कम होता है क्योंकि उसको वो खर्चा नहीं है। ठीक है। और मंडी में चले जाएं तो मंडी में काफ़ी रेट कम हो जाता है क्योंकि मंडी में माल जो है वो डायरेक्ट किसान से पहुंचता है और दरमियान में भी अखराजात इतने नहीं होते, वहाँ थोड़ा रेट कम होता है। और जो गवर्नमेंट के रेट हैं वो तो सबसे ही निराले होते हैं। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के रेट्स पे कभी अमल दरामद भी हुआ है? अमल दरामद की सूरत हाल देखें। हम कहते हैं कि जी लीमू है, गवर्नमेंट कहती है 120 पे बेचो सपोज, लेकिन मार्केट में 240 पे में फरोख्त हो रहा है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के रेट लगे होते हैं 600, ठीक है, किसी एक सब्जी के या फल के, और मार्केट में उसका रेट कम होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सामने नज़र आती है कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है जिस ऑफिसर की जानब से, उनको रिलेटिव्स का पता ही नहीं है कि इस टाइम असल रेट हैं क्या। बस एक लिस्ट फॉर्मली जारी कर दी जाती है जी ये रेट लिस्ट है, और उसी पर दुकानदारों को बेचारों को जुर्माने भी कर दिए जाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट है ये तो एक मजाक है, एक असूल बना हुआ जिसको ये चला रहे हैं। अलबत्ता रेट्स वही हैं जो मार्केट के चल रहे होते हैं क्योंकि जिस रेट पे उन्होंने खरीदना है। आजकल टमाटर परेशान करने लग गया शहरियों को दोबारा से, क्योंकि आप याद करें एक टाइम ऐसा भी आया था जब टमाटर 400 तक पहुंच गया था। तो लोगों ने टमाटर को सिक्योरिटी देना शुरू कर दी थी क्योंकि महंगा इतना हो गया था। तो इन दिनों चूंकि मकामी इलाकों से टमाटर जो है वो खत्म हो रहा है, ये आएगा बाहर से, एबटाबाद से और इन इलाकों से, हरीपुर से, तो इसलिए इसकी कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। और रही मियाँ आम की बात, तो इन दिनों आम की बड़ी क्या कहते हैं कि कीमत बढ़ी हुई थी, लेकिन इन दिनों थोड़ी कम देखी जा रही क्योंकि अब अनार और अंगूर ने एंट्री कर ली है। हैं तो हाइब्रिड इकसाम अनार और अंगूर की, प्रॉपर अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके आने से अब जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं अनार और अंगूर की तरफ। तो अब जाके आम की कुछ कीमत कम हुई है, लेकिन इससे लेकिन उनमें जो अनवर रिटोल है
वो अभी सारों से ज़्यादा उसने अपनी कीमत लगवाई हुई है, 250 रुपये तक जा रहा है। लेकिन जो सफ़ेद चौंसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, मिक्स आम है, देसी आम है, वो 100 से 160 के दरमियान में मिल रहे हैं। तो ये कुछ रेट्स हैं इन दिनों सब्जियों और फलों के। सही है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, सना से जानते हैं। सना, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? माशाल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, हम क्योंकि जाहिर सी बात है समय है, तो समय में हमने अपने बालों का ख्याल कैसे रखना है? क्योंकि अभी जैसे गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है, हब्स की वजह से बाल आपके बड़े अजीब हो जाते हैं, तो इसमें बालों का ख्याल कैसे रखना? ये होता है कि सावन भादवे में बाल गिरते भी बहुत हैं। हाँ, बहुत। ये इसमें होता है कि हमारे बाल गिर रहे होते हैं, तो ये मौसमी असरात होते हैं हमारे जो हेयर्स पर हमारे पर होता है। तो इसमें यही है कि आप ज़्यादातर ना ऑयलिंग का काम ज़्यादा अच्छे से किया करें, और सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है इस चीज़ के लिए। सेकंड, अगर आपके कोई कलर वाले बाल हैं या डाई कलर वाले बाल हैं, तो उस पर आप मास्क वगैरह अप्लाई करें, अच्छा सा कंडीशनर, सीरम, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। घर में आप मेहंदी भी यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी इस टाइम में बहुत अच्छी होती है, वो ठंडी भी होती है, वो सर को यानी ठंडक भी फील करवाती है। तो इसी तरीके से है कि अगर आप वीक में 2-3 बार शैम्पू करें, डेली वॉश नहीं करें। डेली वॉश करने से भी बाल डैमेज हो जाते हैं, डेली शैम्पू करने से। तो इसीलिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना ऑयल का लाजमी इस्तेमाल करें। नहाने से आधा घंटा पहले आप अपने ऑयल लगाएं और उसके बाद आप वॉश करें, बेहतरीन आपके बाल हो जाते हैं। और दही अंडा भी बहुत अच्छी होता है इसमें, ये बहुत अच्छा मास्क। अच्छा, देसी टोटके जो हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होते हैं बनिस्बत कि अगर हम बालों के जो है वो ट्रीटमेंट्स करवाएं जाकर, तो केमिकल तो तब भी आपके बालों को यूज जो है वो हो रहा होता है। तो बेहतर है कि आप देसी अगर टोटकों की तरफ जाएं तो वो ज्यादा आपको फायदा देगा। दही बहुत अच्छी रहती है। हाँ, दही को अगर हम यूज करें, और उसके अलावा अगर हम ऑयल यूज करते हैं, और जिनके बाल ज्यादा गिरते हैं वो आमला, रीठा वगैरह इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो ये देसी टोटके जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे रह जाते हैं। खासतौर पे जिस तरह अब आजकल ये कलर डाई का चला हुआ है, हम लोग केराटिन करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, तो वो टोटल होता तो केमिकल है। हाँ, तो उसके लिए यही है कि हम जितना अच्छा अपने हेयर्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और प्रॉपर तरीके से उस पर हम मास्क या हम देसी कोई भी टोटका यूज करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रह जाता है इस चीज में ना। तो इसमें आयरन की कमी भी अक्सर बच्चियों को हो जाती है, तो आयरन की टैबलेट्स वगैरह भी हम लोग उनको रेकमेंड करते हैं कि आप लोग यूज करें, क्योंकि बाल ज्यादा गिरते हैं, तो उसमें ये चीज होती है कि आप ये यूज करें। सही। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि जो है हेयर के हवाले से बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा कलर करवाए जाते हैं। बालियाज है, आपकी हेयर स्ट्रिकिंग है, डिफरेंट कलर हैं जो आपको, हाँ मतलब आप डिफरेंट उसमें आ जाए ना, तो आपको यही होता है कि यार, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है, तो ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही हो हम चाह रहे होते हैं कि हम भी खुद उस पर वो चीज भी हम अप्लाई करें। ताकि आप क्या समझती हैं आजकल वैसे ट्रेंडिंग में कौन सा कलर इन है? वैसे तो ऐश तो हर किसी का फेवरेट है। ऐश ग्रीन, ऐश ग्रे कलर, गोल्डन कलर, ये बहुत इन है आजकल ना। हर लड़की यही चाहती है। मेरे पास कल भी एक क्लाइंट आई हुई थी और माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे हेयर्स हैं, तो उसने यही कहा कि मैंने ऐश ग्रे कलर करवाना है। और वो जो हमारा कैसर ब्लोच है, आजकल जो हेयर्स का बहुत एक्सपर्ट हैं, और तो वो ऐश ग्रे कलर बहुत इन है उनका, तो उस तरह का उन्होंने सोचा हुआ है कि इस तरह का हमें कलर दें। मैंने कहा ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो इसमें यह है कि अगर आप ये कलर केमिकल्स करवाते हैं तो इसके बाद भी आपको ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए। अच्छा सा मास्क आप यूज़ करें, और केराटिन शैम्पू होता है वो यूज़ करें आप, या अगर आप ये सब भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो घर में दही तो होती है लाजमी, ऑयल भी होता है, तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। माइनीज भी यूज़ कर सकते हैं। माइनीज जो है वो हेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से शाइनिंग में रखते हैं। और दही के अंदर अगर हम चीनी डाल लें ना, चीनी डालकर उसको हम फेंट के अच्छी तरह लगाएं, तो वो शाइन भी करते हैं बाल। अच्छा, तो ये चीज भी होती है। चीनी में भी तो केमिकल ही होता है तो जितना हमें नुकसान दे रहा है, तो शायद बालों को कहीं ना कहीं फायदा दे जाए। एलोवेरा जेल जो हमारे फ्रेश मिल जाए अगर, वो भी बहुत अच्छा रहता है एलोवेरा जेल। और आजकल के सीजन के मुताबिक वो स्किन के लिए भी अच्छा है और वो बालों के लिए भी अच्छा है एलोवेरा जेल जो है। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है कुछ लोगों जिस तरह हम लोग टीवी में देख रहे हैं, मैगजीन्स में देख रहे होते हैं, हम लोगों को लग रहा होता है कि यार ये कलर जो है वो बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है जो हर किसी का डिफरेंट होता है ना, चॉइस भी डिफरेंट होती है, फिर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें वो भी आपका डिफरेंट होती है।
तो आप क्या समझती हैं कि जो इसमें आप कुछ किस तरह आप गाइड करती हैं? सम टाइम ऐसे भी कस्टमर्स आ जाते होंगे, खवातीन आती होंगी जिन पे वो कलर सूट नहीं करता होगा या वो चीज़ सूट नहीं कर रही होगी, तो फिर आप किस तरह वो मान जाती हैं? इजीली मान जाती हैं क्योंकि हमें ज्यादा पता होता है ना। देखिए हाँ। आप आए, आपको पता चलता है कि भाई ये इसको क्या सूट कर रहा है, या आजकल ट्रेंडिंग में क्या है। अब वो लेकर आ जाए लाल बाल या ब्लू, तो वो हाइलाइट्स में तो अच्छे लगते हैं, तो वो इस तरह नहीं अच्छे लगते। और सेकंड ये कि अगर आप कलर्स करवा रही हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको खुद को सूट क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ। वो चीज होती है, तो वो हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, तो मान भी जाते हैं अक्सर लोग कि हाँ ठीक है, आप जो कह रही हैं वो सही है। तो इसी तरीके से हमसे वो पहले गाइड लेती हैं, गाइडलाइन लेके हम उनको बताते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से करती हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कलर बालों को कितना नुकसान पहुंचाता है? वैसे तो जाहिर सी बात है, हम शौक कर रहे हैं कलर। हाँ, नुकसान है। सेकंड ये कि आप ये देखें कि आजकल वर्जन हेयर्स किसी के नहीं होंगे। हाँ, बड़े कम है, बहुत कम है, वर्जन हेयर्स नहीं आपको मिलेंगे। तो अक्सर होते हैं जो मेहंदी के बाल होते हैं और आ जाते हैं कि हमें कट डाउन करके ये वाला कलर करना है, तो उनको बहुत टाइम लगता है करने में ना। और बाकी तो वो बताती भी नहीं है कि हमने मेहंदी लगाई है या हमने कभी कुछ लगाया ही नहीं है, वो हमें खुद फिर जज करना पड़ता है। तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने ये मेहंदी लगाई है साल पहले, 2 साल पहले, तो वो भी एक इफेक्ट करता है, वो फिर बालों को ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन अब आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में ऐसे शैम्पू आ गए हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि वो उसको कलर को खत्म करके हम वो कलर दे सकते हैं। सही। तो सबसे मेहंदी वाला बाल जो है वो ज्यादा आपको जो है वो मुश्किल देता है, चैलेंज होता है वो हमारे लिए कि हमने उसको करना है। अच्छा, उसमें बाल फिर ज्यादा डैमेज होता है। आपको कट डाउन की तरफ जब आप जाते हैं तो कट डाउन आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन नहीं, अब आजकल बहुत अच्छी शैम्पूज चल गए हैं और बहुत अच्छी कंडीशनर हैं, जो हम मास्क हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई हमें कभी मसला नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन फिर सबसे ज्यादा जो आजकल एक्सपेंस चल रहे हैं वो हेयर्स पर ही चल रहा है। हाँ, ऐसे ही आजकल जितनी लेडीज हैं, जितने भी हैं, जेंट्स भी इस चीज में आ रहे हैं, लड़के भी अपने कलर करवाते हैं और बॉन्डिंग करवा रहे हैं, स्टेंसो करवा रहे हैं और परमानेंट हाईलाइट में सुन रहे हो, कुछ करवाना तो नहीं है बालों का? मैं इस तरह की चीजों में नहीं जाता। तो यही चीजें परमानेंट हेयर्स आजकल जो चल रहे हैं, तो लोग उन पर भी बड़े आए हुए हैं। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, जितना फैशन के हवाले से हम बात करें, अगर हम बात कर लें कि अपने ख्याल कैसे रखना है, खूबसूरत कैसे नजर आना है, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। बिल्कुल, नए ट्रेंडिंग चल रही है, नए फैशन है। सही है। मुझे लगता है ये भी सोच रहा है शकील कि अच्छा मैंने अब अपने लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। मैं सोच रहा हूँ लड़की वालों पर ये सारी चीजें करती नजर आती हैं, अच्छा भी लगता है, करना भी चाहिए, ठीक है। लड़कों के थोड़े से बाल होते हैं, ठीक है, वो उनका सिंपल चल जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि लड़कों में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो बालों पर ये सारी स्टाइल नहीं, आजकल है। और जेंट्स बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करें, खुद जेंट्स खुद हमारे हाथ में, जैसे आजकल आप देख लें कैसर ब्रोच हैं और जाहिद महमूद हैं, ये लोग इतने हैं कि वो खुद बहुत एक्सपर्ट ये टिकटॉक में आ गए ना, थोड़ा सा लड़कों को इस तरफ धकेला नहीं तो पहले नहीं था। वो लोगों को अपनी सेल्फी टिकटॉक बनानी होती है ना, तो उसमें लड़के के तो बाल ही होते हैं, उसमें सेटिंग करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके साथ हम मजीद भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपसे आज ये डिस्कस कर लेते हैं शकील कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मुल्तान में जो है पोस्टमैन को जो है वो बाइक्स की तकसीम हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। वैसे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो ये एक बड़ी अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी। जब ये रहता है कि जब पहले मोबाइल नहीं थे, आपके फ़ोन नहीं थे, तो आपके जो आपके पास आता था पैगाम, वो डाकिये के जरिए खत आता था, तो वो इसका बड़ा इंतजार होता था। अगर जो परदेश रहते हैं उनके भी स्पेशली डाक का इंतजार रहता था, कब उनका खत आएगा, उनको पढ़ेंगे। अभी के लोग हैं ना, जिस तरह आपने भी ये चीज देखी है और किसी हद तक मैंने भी देखी है, हम डाकिये की अहमियत को समझते हैं। और बचपन में डाकिये लफ्ज बड़ा अच्छा भी लगता था। और यार वो एक उस पे हम पढ़ते भी तो थे ना, एक पूरा डाकिये के ऊपर एक मजमून भी तो होता था। और ईद कार्ड, हाँ, ये आपने भी ये चीज देखी होगी, बचपन में हमने भी ईद कार्ड्स भेजे हैं और ईद कार्ड्स इसी तरह ही भेजे जाते थे, वो डाकिये को दिए जाते थे। अब जो अगली नस्ल, ये जो अब नस्ल बड़ी हो रही है, ये जो अब पैदा हो रही है, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये डाकिया और पोस्टमैन इन चीज़ों से ये नावाकिफ होंगे, क्योंकि अब मोबाइल उस पर इतनी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, मैसेजेस हैं,
तो अब पोस्टमैन जो है या फिर जो पोस्ट ऑफिस है, अब वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो हमने कोई सामान वगैरह कोई इम्पोर्टेंट किसी के पास भेजना है तो ठीक है। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो तो हम वैसे ही अपना मोबाइल वगैरह पे शेयर कर रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बाकी कोरियर कंपनीज भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जिसमें ना चीज़ें जो हैं, हमारी इमानतें जो हैं वो एक दूसरे शहर तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की अहमियत बरकरार है, लेकिन ये बरकरार तब तक रहेगी अगर ये अपने आप को वक्त के साथ अपडेट करते रहेंगे। ये वतन अजीज़ की शनाख्त है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, और हर शहर में इसका ऑफिस मौजूद है और हर शहर में इनके जो पोस्टमैन हैं, डाकिये हैं, वो वर्क कर रहे हैं। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कई मसाइल का शिकार था। नई सहूलियात का फुकदान है, इनके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का फुकदान है, इवन के डाकियों के मसाइल की बात करें तो डाकियों अभी तक अपडेटेड फोन्स नहीं हैं। अब वो बेचारों की कितनी तनख्वाह है, वो खुद कोई एंड्रॉयड मोबाइल है, आजकल किसी से भी कांटेक्ट करना हो वो कहता है व्हाट्सएप कर देना। हाँ ठीक है, लोकेशन चाहिए व्हाट्सएप कर लो, कोई पिक्चर चाहिए व्हाट्सएप कर लो लेकिन डाकिये के पास ये सहूलत नहीं है। तो ये डाकिये में भी थोड़ी सी कमी भी चल रही है। और मज़े की बात, डाकिये को अगर किसी से कांटेक्ट भी करना होता है तो उसके लिए भी ये बड़ा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का भी फॉल्ट चल रहा है कि इनके 10-15 डाकियों के दरमियान एक मोबाइल होता है जो यहाँ बैठ के कांटेक्ट करते हैं कि सर आपका हमारे पास अमानत आई हुई है, बताएं कहाँ पहुँचानी है। तो उसको पहुँचाने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इनके पास वो सोर्सेज नहीं है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच सकें। तो अभी ये थोड़ा सा मसला है। अलबत्ता तेज़ी से पहुँचने के लिए, जल्दी पहुँचने के लिए नई सहूलियात दी गई हैं। डाकिये को बाइक तकसीम की गई हैं, और ये बाइक सिर्फ मुल्तान में नहीं, जो पूरे जनूबी पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। मुल्तान में 10 जुलाई के दिन 23 पोस्टमैन में बाइक्स तकसीम की गई हैं, नई बाइक्स। उन बाइक्स की कीमतों की बात करें तो वो एक डाकिये की पहुंच से बाहर है। 1.25 लाख के करीब एक बाइक आती है जो उनको जिस कंपनी की बाइक्स दी गई हैं, नई बाइक्स दी गई हैं। फिर यहाँ पे सवाल ये भी उठता है, जब बाइक तकसीम हो रही थी हमारे जहन में भी था कि फ्यूल बड़ा महंगा है। अगर वो एक दिन में 40 किलोमीटर भी करते हैं तो वो 300 का फ्यूल रोजाना खुद से तो नहीं डलवा सकते, तो इदारा उनको माहाना फ्यूल देगा, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी जितने भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने पूरी करनी है। और ये बाइक्स कोई इदारे की तरफ से तो हैं, लेकिन ये जो मालिकाना हकूक हैं वो एक पोस्टमैन को ही दिए गए हैं कि ये बाइक आपके पास ही होगी। तो इस तरह जिद्दत लाई जा रही है इसमें, जिस तरह इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए ये सहूलत दे दी है। और इसी तरह अब इनकी जो कीमत की बात करें ना, कि बाकी और भी कोरियर कंपनीज हैं तो लोग इसको क्यों यूज़ करें। हाँ, इसकी जो कीमत है वो बाकी कोरियर कंपनीज की निस्बत थोड़ी कम है, लेकिन अक्सर लोगों को ना शिकायत भी रहती है कि हमारा जो है पार्सल वो लेट पहुंचता है। तो ये खुद तो नहीं लेट करवाना चाहते, लेकिन इनमें भी कई अभी मसाइल हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी खुद को उस तरह अपडेट नहीं कर रहे जिस तरह बाकी कोरियर कंपनीज फास्ट हैं। बाकी कोरियर कंपनीज के पास अपनी ट्रांसपोर्ट है, रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर स्टाफ है। अभी इनके पास इस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से इनकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा देर से पहुँचती हैं। लेकिन शहर के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब एक कराची से फ़र्ज़ करें मुल्तान में किसी कोई चीज़ आ गई है पहुँचाने वाली, कराची से मुल्तान आने में देर लगती है क्योंकि वहाँ से इधर भेजना, लेकिन अब शहर में एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाने में अब इसमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि डाकिये को ये अब फ़ोन्स भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी दे दी हैं, फ्यूल भी देंगे, तो डाकिया जो है बर वक्त अब चीज़ पहुँच कर देगा। और बार बार ये ना कंपेन भी करते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ करें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ करें। तो वो शहरी जिनको ये गिला है कि हमारी जो चीज़ है वो देर से पहुंचती है, तो अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में एक ब्रांच बनाई हुई है जो स्पेशल आपका कोरियर लेते हैं और वो कम अरसे में ना पहुंचा देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपकी चीज़ को पहुंचने में टाइम 3 दिन लग रहे हैं तो वो थोड़ा तेज़ी से पहुंचा देते हैं, वो एक दिन में चले जाते हैं लेकिन उसके चार्जेस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। सही। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलो जिसके पास पैसे हैं वो तो अपनी चीज़ जल्दी पहुंचा देगा, बाकी बेचारा गरीब क्या करे, उसकी चीज़ तो पहुंचने में वैसे ही 1 हफ्ता लगेगा। तो इस हवाले से अभी मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वो वर्क कर रही है इस इदारे की साख को बरकरार रखने के लिए, इस इदारे को अपडेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह जल्द ये भी मसला हल हो जाएगा। जनूबी पंजाब में तो किसी हद तक अब पोस्ट ऑफिस में जो है डाक का जो निज़ाम है उसमें अब पहले से कुछ भी है। चलें, ये तो क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अरसे से डाकिया के लिए बड़े मसाइल थे
और उनकी तनख्वाहों का भी इशू चल रहा था। फिर उनके साथ साथ ऐसे ही है कि साइकिल के हवाले से ये होता था कि जैसे अभी गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, तो गर्मी की शिद्दत में भी बेचारे वो जो है साइकिल पे सफ़र करते थे और बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम देखें जिस तरह अभी हम लोग जो है वो चाह रहे होते हैं जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में तय हो जाए, तो इसी तरह जो है कि हम बाकी चीज़ें भी इसको बेहतर करने में मदद हो सकती है। इसमें मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हेयर के हवाले से ये भी एक साथ साथ बात जानेंगे, आप क्या समझती हैं कि हेयर के हवाले से कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है अगर बालों को कलर भी किया हुआ और आपके बाल ख़राब हो रहे हो? केराटिन जो है वो प्रोटीन है, जो प्रोटीन दी जाती है केराटिन से, तो जिसकी रिबॉन्डिंग हुई होती है उसको भी हम केराटिन रिकमेंड करते हैं। जिसके कलर हुए हुए होते हैं, जिसके कट डाउन हुआ होता है, तो उसको भी हम केराटिन जो है वो हम करते हैं। स्टेंसो है जैसे, हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग उनको रेकमेंड करते हैं। और आजकल तो रिबॉन्डिंग के साथ खुद केराटिन का चला हुआ है ट्रेंड के विद, उसी के साथ हम लोग केराटिन साथ कर देते हैं। तो उससे जो डैमेज बाल होते हैं हमारे, जो कटे फटे होते हैं, दो मुँहे होते हैं, तो वो उसको कवर कर देते हैं, प्रोटीन मिल जाता है एक हेयर। अच्छा, आप रोज हेयर स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, जैसे हम लोगों का भी काम है रोज की आपकी हेयर स्टाइलिंग होती है, बाल बहुत ज्यादा खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या करना चाहिए? हाँ, यही है कि आप मास्क यूज करें, कंडीशनर यूज करें और सीरम लाजमी यूज करें ना। जब आप आयरन करते हैं बालों को तो आपको सीरम जो है लाजमी यूज करना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल यूज करके आप स्ट्रेटनिंग करें, लूज कर्ल्स करें, कुछ भी करें, क्योंकि आजकल हम आयरन लाजमी यूज करते हैं। तो उसके लिए भी यही है कि आप अपने बालों को प्रॉपर तरीके से जो है ना जलने से बचाएं, क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो फिर आयरन से थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसमें यही है कि आप एलोवेरा जेल जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। सही, और जाहिर सी बात है बाल अच्छे होंगे, जैसे मैंने पहले भी बात की, बिल्कुल औरत की खूबसूरती है यही है। और कि अच्छा, क्योंकि अभी हम देखते हैं क्योंकि हमने बालों के साथ रोज एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल, फिर हमने कलर भी करवाना होता है, अभी कभी कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितने टाइम के बाद जो है वो आपको कलर करवाना चाहिए बालों? क्योंकि हम लोग होता है कि जिस तरह अभी हमने महीना भी नहीं हुआ होता और फिर हम दोबारा जो है वो कलर की तरफ चले जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, जिसका कट डाउन हुआ है ना वो तो तकरीबन इसका तो ये होता है कि वो 6 मंथ तक कवर कर जाता है। अब जिसके वाइट बाल हैं और जो सिर्फ डाई करता है वाइट बालों को, तो उसके लिए ये है कि वो मंथ में तो एक दफ़ा लाजमी उनका होता है, तो कोई 15 दिन में भी करवा लेता है। तो वाइट बाल हैं ज़्यादातर रूट से आ रहे हैं और आजकल तकरीबन छोटे बच्चों को भी वाइट बाल निकले हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो डाइट है, हम लोगों की जो ये नाखुश खुराक वगैरह है, उसकी वजह से ये है कि छोटे बच्चों के भी वाइट हेयर्स निकले हुए हैं। और विरासती भी ये होता है कि आपके वाइट बाल होते हैं, तो आजकल ये चीज़ भी बहुत है, बच्चों में वाइट बाल हैं, जेंट्स में, लेडीज़ में, ये भी एक बड़ा मसला है। तो वो लोग ज़्यादातर डाई कलर ही रखते हैं। हाँ, तो ये होता है कि चले बाल जो है वो आपके कवर हो जाए, हेयर जो है वो आपके कवर हो जाए। पहले ये होता था कि सिर्फ काली मेहंदी लगा ली या लाल मेहंदी लगा ली, अब मार्केट में इतने डिफरेंट कलर, डाई कलर आए हुए हैं, तो हम उसको भी वन टच के साथ यूज़ करते हैं, तो वो कलर बेहतरीन आ जाता है। अच्छा, मार्केट में भी जाहिर सी बात है, अब कलर के हवाले से हम बात करें तो डिफरेंट आपके पास ब्रांड्स आपके साथ। हाँ, फिर अच्छा, आपको उसमें से कलर चॉइस करना और कौन सा अच्छा ब्रांड है जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह जाता है, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी इस तरह का ब्रांड आप अपने बालों के साथ अटैच कर लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो सम टाइम ये होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बालों के हवाले से वो चीज़ रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलता। हाँ, वो वैसा सेम आता भी नहीं है। बहुत कम बाल ऐसे होते हैं, खासतौर पे जो वर्जिन हेयर्स होते हैं ना, उनमें वर्क करने में बड़ा मजा आता है, उसमें वो कलर आ जाता है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेहंदी वाले बाल होते हैं, जैसे डाई कलर वाले बाल होते हैं, उसमें कट डाउन करना और उसमें वो चीज़ लाना, तो उसमें 19-20 का फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम तो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके हम उनको बेस्ट करें और जितना उनके मसाइल हैं उनको भी ख़त्म करें। और आजकल कटिंग का बहुत ज़्यादा, पहले तो होता था ना कि लंबे बाल हैं, औरत की खूबसूरती है, आजकल लड़कियां हैं, लड़कियां तो ज़्यादा खास तौर पे कटिंग की तरफ ज़्यादा आई हुई हैं। अपनी लेयर्स कटिंग करवाना, अपनी बॉब कटिंग करवाना, बटरफ्लाई कटिंग, डिफरेंट होती हैं कि मेरी फलां मॉडल के तरीके से कर दें। आजकल जैसे टिकटॉक का ट्रेंड चला हुआ है, तो उसमें भी यही होता है
कि मुझे फलां के साथ की हेयर कटिंग चाहिए, वो चीज हाँ, चाहे वो आप पे सूट करिए या नहीं करिए। और हेयर स्टाइलिंग आजकल बहुत चली हुई है, हेयर स्टाइलिंग हम लोग करते हैं। हेयर स्टाइलिंग में हम लोग स्प्रे यूज करना, फिर उसमें हम लोग काफी उसमें भी बाल खराब होते हैं, तो लेकिन हम खूबसूरती के लिए हाँ, ये सब कुछ करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपको वो कहते हैं ना कि आपको टाइम के साथ साथ फिर यहाँ पे जिस तरह जिद्दत आ रही है तो हाँ, आपने बिल्कुल। उसी तरीके से अपने आप को ढालना भी तो है ना। ऐसे ही है। फिर फैशन के, क्योंकि आपको रोज जो है वो फैशन में ट्रेंड चेंज हो रहे चेंज होते हो हैं। जाता है। आप कभी आप उस पर एक पे नहीं रहते हो, हाँ, तो उसमें वक्त के साथ साथ फिर आपको खुद को भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन इतना चेंज ना करेंगे आप खुद ही चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा है कि नहीं शकील? मैं भी यही कहने वाला था कि इतना भी चेंज ना करें उसके साथ कि आपकी कोई शनाख्त ना रहे। हाँ, अक्सर लोग शनाख्त खो बैठते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा दिखना चाहिए और अच्छा नजर आना चाहिए। खवातीन का हक है जी खूबसूरत बिल्कुल, दिखना। हाँ। और अपनी स्किन का, स्पेशली बालों के साथ साथ स्किन जो है वो दोनों, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी important स्किन और होती आपके हैं। हेयर। और दोनों अगर अच्छे हों तो मेरे भाई अपने सोने पे सुहागा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आपकी इसमें से एक चीज भी, स्किन या डैमेज है या बाल अच्छे नहीं है, समटाइम ऐसी खवातीन भी होती हैं जिनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन और उनकी नेचुरल skin- होते हैं उनके हाँ, वो, नेचुरल natural होते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि किसी की स्किन अच्छी नहीं होती। अभी जिस तरह समर है तो समर में भी आपको स्किन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, एक्नी आपको हो जाती है। फिर जिस तरह यहाँ पे गर्मी है, गर्मी की वजह से सूरज की शुआएं डायरेक्ट आपकी स्किन के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी स्किन को भी बड़ा डैमेज करती हैं। जैसे सूरज की छांव पे हम लोग जो लेडीज जितनी भी वर्क करने वाली बाहर हैं, हाँ। या जैसे हम लोग पार्लर पर भी खड़े हैं तो ये लाइट्स वगैरह होती हैं तो वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, तो हमें सन ब्लॉक जरूर यूज करना चाहिए अपनी स्किन को लेकर ना। तकरीबन उसमें SPF जो है ना, सन प्रोटेक्ट आपका 60% और 100% हो, इतना अच्छा सन ब्लॉक आप यूज करें। और सेकंड, आजकल पानी बहुत अच्छा है कि पानी आपको खासतौर पे बहुत पीना चाहिए। आम खाते हैं तो हमें कच्ची लस्सी जरूर पीनी चाहिए ताकि हमें एक्नी इशू ना हो। और ओपन पोर्स जिनके होते हैं तो उनके आम खाए, उसके बाद जो है वो दाने वो एकदम दाने, से कच्ची आपको लस्सी लाजमी निकलते हैं। पिए, चाहे आप जितना भी आम यूज करो, कच्ची लस्सी लाजमी हाँ, पिए। क्योंकि आम की तासीर जो है वो जरा गर्म होती है। हाँ, और वो कच्ची लस्सी स्किन को अच्छा रखती है, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर देती है, वो बराबर हो जाता है लेवल जो होता है ना। तो इसी चीज में अब हम लोग मेकअप करते हैं तो पसीना आता है, स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है, तो उसमें ये कि कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आप अच्छे तरीके से लगाएं और उसको लगा के शाइनर लगाकर आपकी बेस डन हो जाती है उस तरीके से। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, साथ ही शकील की तरफ आते हैं कि मुल्तान के कॉलेजेस का लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से इल्हाक, VC जो है वो GCU का दौरा मुल्तान, तालीमी इनकलाब, इस हवाले से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, मुल्तान सिर्फ मुल्तान का नहीं बल्कि हमारे पूरे जनूबी पंजाब का जो तालीमी निज़ाम है, आप भी पहले कहती हैं कि इसमें ना, और मतलब जो भी तालीम की फ़िक्र करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम में बड़ी बेहतरी की ज़रूरत है। तो मुल्तान भी जनूबी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है और मुल्तान ऐसा शहर है कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से स्टूडेंट्स जो हैं, जिसमें मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, वो मुल्तान में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि मुल्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और यहाँ बहुत प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। फीसिस जो हैं वो दूसरे शहरों की निस्बत कम हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से ना मुल्तान की और जनूबी पंजाब के तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, हम एक ही जगह पे ना फुल स्टॉप लगा हुआ है। हमारा जो सिलेबस है वो वहीं है, हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वो भी वहीं रुके हुए हैं, तो कोई उसमें कोई एडिशन नहीं हो रही। हाँ, कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं जो, लेकिन वो महंगे बहुत हैं, जिनमें थोड़ा सा जो अपडेट किया गया है निज़ाम को, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। अब उस तब्दीली की तरफ जाने के लिए कोई ना कोई स्टेप भी उठाना पड़ता है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो लाहौर है, GCU, उनके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर असगर जैदी साहब, उनका वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ MOUs साइन हुए हैं और कुछ और इदारों के साथ भी हुए हैं। तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो आए हैं मुल्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी में, तो उनको हायर एजुकेशन सेक्रेटरीट में इनवाइट किया गया। ये उनकी तरफ से एक शफकत है, फेवर है कि वो उनकी इनविटेशन पर आए। उनका भी एक बड़ा नाम है, बहुत बड़े रिसर्चर हैं वो वाइस चांसलर साहब। तो उनके साथ अब मुल्तान का जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरीट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो प्लान कर रहे हैं कि मुल्तान के जो कॉलेजेस हैं इनको लिंक अप किया जाए लाहौर के कॉलेजेस के साथ। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी समन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? है जी, मेरे बहुत मोटर आए हैं, तो सिल्की बाल करने के लिए क्या आप कोई टोटका बता दें या इस तरह? ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया समन। कह रही हैं बाल ड्राई हैं तो कोई ऐसा टोटका बताएं जिससे मेरे बाल जो हैं वो शाइनी और सिल्की हो जाएं। वो एलोवेरा जेल है, उसके लिए आप यूज़ करें। एलोवेरा जेल में ना आप दही में भी ऐड करके उसको लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बहुत अच्छा ये आंवला रीठा है, उसको पीस कर और उसको भी आप लगा सकते हैं। और ड्राई बाल है तो उसको कहें कि आप तकरीबन वीक में 2 बार शैम्पू करें। ठीक है, हाँ। लेकिन daily हमारे wash यहाँ तो अब नहीं ये करना। वीक में 2 टाइम्स वाला तो है ही नहीं ना सीन। हाँ। जितनी गर्मी पड़ रही है बाल भी आपके जो हैं वो शैम्पू नहीं करें। वैसे आप नहा सकते हैं, ऐसे शावर ले सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं करें। ड्राई बाल हैं तो उसके लिए नहीं करें, फिर वो टूटना शुरू हो जाता है। बाल जो होता है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा यही है कि आप एलोवेरा जेल जो है वो यूज करें प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ऑयलिंग कितनी जरूरी है ड्राई हेयर के लिए? ऑयलिंग मैं कहती हूँ कि आप जब भी आप शैम्पू करने जा रही हूँ उससे पहले आफ्टर आधा घंटा पहले आप ये कि ऑयलिंग कर लें अपने बालों को। और पहले हमारी अम्मी थी वो तो हमें रेगुलर लगा कर रखती थी कि हमने तेल लगाकर ही रखना है, हमने बगैर तेल के नहीं रहना। और इतनी अच्छी मालिश करती थी ना, तो मालिश करनी चाहिए और फिंगर के साथ हमें ऐसे ऐसे करनी चाहिए ताकि हमारी जो रूट्स हैं उसमें अच्छी तरीके से ब्लड जो है हमारी सर्कुलेशन जो है वो अच्छी हो जाए। तो हमें फिंगर के साथ या कॉम के साथ, हमें कॉम को ऐसे भी खुद चलाते रहना चाहिए। यह हमारे बालों की एक्सरसाइज है। सही। ये चीज करेंगे तो उससे लॉन्ग जो है बाल बड़े भी होंगे और हेल्दी भी होते हैं। अच्छा, बालों में वाकई ना पहले जो हमारी नानियां हो गई, दादियां हो गई, उनके बालों के बारे में पूछते थे ना कि माशाल्लाह बहुत लॉन्ग हेयर, और उसके बाद जो है वो उनसे बालों के बारे में पूछा जाता था कि आप अपने बालों का अभी तो वो बड़ा डांटते थे कि आपके बाल कैसे हैं, ये बाल हैं तुम लोगों के। तो जिस तरह उनके पहले बाल हुआ करते कहते नहीं हम तो ये दूध और दही का इस्तेमाल बालों में जो है वो बहुत ज्यादा, लस्सी के साथ बाल जो है, और मुल्तानी मिट्टी से और शैम्पू आ गए तुम्हारे जमाने में। तो जब मेरी नानियां वह जिंदा थी तो वो हमेशा यही बात करती होती थी कि बाल हमारे थे, हमारे टाइम पे बाल थे, और हम बालों का ख्याल जो है वो आप बकरी के दूध से जो है वो बालों को धोना अब बड़ा कम ही नजर आते हैं। आज कहाँ देसी टोटके खत्म हो गए हैं। देसी टोटके जो मार्केट में इतनी शैम्पू और ये चीजें आ गई हैं ना, ब्रांडेड चीजें आ गई हैं, ब्रांड पर लोग ज्यादा जाने लगे हैं कि ये ब्रांड की ये चीज है, ये अच्छी होगी, ये हमारे हेयर्स के लिए अच्छी है। लेकिन जो हमारे जो देसी टोटके हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। हाँ, ये तो ज्यादातर मैं अपनी बच्चियों को भी खुद लाजमी वीक में 1-2 बार करती हूँ उनको, और कंघी करती हूँ, उनको मालिश करती हूँ। माशाल्लाह बाल उनके बहुत अच्छे हैं। तो केयर करनी पड़ती है बालों की। आपने चुटिया बांधी है और आप स्कूल भी जा रहे हैं तो ऑयलिंग की होती थी। अभी खैर वो वाला टाइम जो है नहीं रहा, बाल जो है वो इसी तरीके से शैम्पू को डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। पानी वाला जो डब्बा होता है वो उस मग्गा, उसके अंदर पानी डाल के और उसमें शैम्पू ऐड करके मिक्स करके पानी के साथ फिर हमें लगाना चाहिए। डायरेक्ट हमें शैम्पू भी नहीं लगाना चाहिए अपने हेयर्स पर। ठीक है जी, मजीद भी इनसे जानते हैं नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही अड्डन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। हमारी कॉलेजेस के हवाले से बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि जनूबी पंजाब के कॉलेजेस जो हैं वो अपना तालीमी निज़ाम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास आया है कि GCU जो है वो सहूलियात देगा जनूबी पंजाब के कॉलेजेस को। इस वक्त जनूबी पंजाब में तकरीबन 200 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है, प्राइवेट की नहीं। प्राइवेट तो खुद के प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इनका अपना सेटअप होता है, ये चीज़ें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरत थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना अपग्रेडेशन लाने की। तो अब GCU का एफिलिएशन मॉडल है। जो कॉलेजेस स्टार्ट किए जाते हैं ना, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। तो जब कोई गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम शुरू होते हैं तो उन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को एफिलिएशन दी जाती है किसी यूनिवर्सिटी से। तो अब मुल्तान के कॉलेजेस को एफिलिएशन दिलवाई जाएगी लाहौर की यूनिवर्सिटी से। उसका फ़ायदा ये होगा कि लाहौर की यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पे आके सेमिनार्स करवा सकते हैं। उनकी जो फैकल्टी है वो यहाँ चीज़ें करवा सकती है। उनके जो प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमें यहाँ पे मुल्तान में करने को देंगे।
तो इसी तरह लाहौर के कॉलेजेस की एक्सपर्टीज़ और उनकी फैसिलिटीज़ और उनकी ये चीज़ें मुल्तान के जब कॉलेजेस में आएंगी तो ऑटोमेटिकली निज़ाम में जो है वो तब्दीली आना शुरू होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक खुश आइन कदम देखा जा रहा है एजुकेशन सेक्टर का कि वो कॉलेजेस को अपडेट करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें शामिल होंगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी शामिल होंगे। लेकिन यहाँ फिर ये भी एक सवाल उठता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पर कैसे नज़र रखी जाए, क्योंकि इस टाइम फीस ले ली जाती है, बच्चा आ जाता है तो बच्चे के नंबर अच्छे आ गए तो वो समझते हैं कि हमने आपके बच्चे को ना पढ़ा दिया। लेकिन अब जो है ना गवर्नमेंट इस पर भी स्टेप ले रही है कि गवर्नमेंट ने, ये बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी। नंबरों की ना ये पिछले जो 10 साल है ना इसमें नंबरों की रेस बड़ी लगी है, तो अब वो नंबरों की रेस को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये पहले भी मैम शहीरा जो हैं बोर्ड कवर करती हैं वो डिस्कस करके जा चुकी होंगी कि पहले 33% मार्क्स पे बच्चा पास होता था, अब गवर्नमेंट ने 7% बढ़ा के 40% कर दिया है कि पहले 33 पे पास होता था, अब 40% जिसके होंगे वो पास कंसीडर किया जाएगा, उससे नीचे वाला कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, ये अभी भी हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ का देखें तो उनका 65 या 75 क्राइटेरिया है, उससे नीचे जो भी है वो फेल रखा जा रहा है। तो अब हुकूमत इस तरफ भी आ रही है कि आप जो पासिंग क्राइटेरिया है इसको बढ़ाएं, और इसके साथ उन्होंने जो चीज़ें शामिल कर दी हैं कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल भी आने चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स आते हैं 10th के मैट्रिक के, बनी बनाई कापियाँ ले लेते हैं। आपको भी याद होगा, आपने भी अरसा गुजारा होगा, प्रैक्टिकल्स जैसे थे बनी बनाई कापी लेते, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स का नहीं पता होता। इवन के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और कंप्यूटर पे एक असाइनमेंट बनानी नहीं आती स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक स्लाइड शो नहीं करना आता, प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती, कहीं ग्रुप डिस्कशन के लिए स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाए, स्टूडेंट से वो ग्रुप डिस्कशन नहीं होती। इसी तरह इन चीज़ों को भी महकमा नजर इसमें सामने रख रहा है ताकि ये चीज़ें भी स्टूडेंट्स में नंबर्स के अलावा ये स्किल्स भी लाई जाएं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अब शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं तुलबा को कंप्यूटर स्किल्स देने के लिए, तुलबा को स्पीकिंग स्किल्स देने के लिए। तो अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ अब ये भी कहा है कि क्या ये चीज़ें कॉलेजेस में हो भी सकेंगी या सिर्फ ये दफ्तरी ऐलानात रहेंगे। तो अभी जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस दोबारा से खुलेंगे, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी घर में हैं, स्टाफ भी घर में है, तो इसके बाद कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो ये चीज़ें उम्मीद है जिस तरह से काम जारी है ये काम किया जाएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ नंबरों के साथ साथ स्किल्स भी दी जाएंगी। तो एक उम्मीद की जा रही है कि मुल्तान में भी लाहौर वाला तालीमी निज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुल्तान का जो है ना गांव वाला, वो चाहता है मैं मुल्तान जाके पढूं। मुल्तान में जो रहता है और उसकी कैपेसिटी है, वो कहता है मैं अपने बच्चे को लाहौर भेजूं, लाहौर वाला कहता है मैं इस्लामाबाद भेजूं। तो ये जो दरमियान में हमारे ये जो गैप बन गए हैं ना, दर्जे बन गए हैं कि फ़लाँ शहर की तालीम अच्छी है, फ़लाँ की को, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अब एक्टिव है ताकि जो मुल्तान का है वो मुल्तान में रह के अच्छी पढ़ाई हासिल कर सके। निज़ाम हो तो मेरे ख्याल में तालीमी निज़ाम में हमारे जो फ्लॉज नज़र आते हैं ना, जो हमारे यहाँ पर अब चीज़ें हम देखते हैं, हमारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, चाहे हम डबल माइंडेड होते हैं, उनको पता नहीं होता एक्चुअली करना क्या है लाइफ। यहाँ पे भी माफिया काबिज है। पिछली हुकूमत ने यकसा तालीमी निसाब के लिए कोशिश शुरू की तो किताबों वाला माफिया बाहर आ गया जी। पिछली हुकूमत ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक ही सिलेबस अमल करेगा, सारे स्कूलों में, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोई एलीट स्कूल है, जो भी है एक ही सिलेबस करेगा। लेकिन स्कूलों ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने क्या किए, एहतजाज किए और कई चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। जो बड़े फैक्ट्रीज़ वाले हैं, जो डीलर्स बैठे हैं, उन्होंने ये चीज़ कैंसिल करवा दी और अब हर किसी ने अपना मर्जी का सिलेबस लगवाया हुआ है। गवर्नमेंट के सिलेबस को चीप समझा जाता है, हालांकि मैं समझता हूँ, हम चूँकि एजुकेशन में इन हैं, गवर्नमेंट का सिलेबस बहुत बेहतर है। लेकिन ये जो बड़े स्कूल्स हैं, इन्होंने अपनी किताबों पर लिखवा दिया है ऑक्सफोर्ड का सिलेबस, फलां सिलेबस, तो सिलेबस सारा बाहर का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में दूसरा पढ़ाया जा रहा है, जो मिडिल क्लास तबका है उसका सिलेबस और है। हर स्कूल में सिलेबस ही डिफरेंट है, तो यकसा तालीमी निसाब तो ना रहा ना, वो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी यकसा स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। ऐसे ही है, बस जाहिर सी बात है, फिर वो बच्चा तो फिर कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। और फिर हम सरकारी जो टीचर्स होती हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, वो एमफिल और पीएचडी होती हैं। यहाँ तो प्राइवेट में आपने एफए किया है, बीए किया है सिंपल, और लड़की लग जाती है, जो हमारे अक्सर मोहल्ले के ही स्कूल होते हैं प्राइवेट, और इतनी हैवी फीस होती है उनकी, तो
तो हमें अपना बच्चों को जो है ना सरकारी में लेकर जाना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स बैठी हैं, जितनी भी बैठी हैं वो। हाँ, लेकिन बस वही बात है ना कि हमारे यहाँ थोड़ा क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड है। हाँ। फिर हम ये समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में हमारे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो सकती है, बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, एजुकेशन के हवाले से। हाँ, तो वो चीज़ें फिर हमें एक माइंड सेट बना दिया गया प्राइवेट, और हम लोग फिर उसी पे ज़्यादा होता है कि यार बच्चे जो है एटलीस्ट जो है वो अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स हैं ये इस वक्त कामयाब और बड़ा बाइज्जत बिजनेस जा रहा है। मन मर्जी की फीसें हैं। हाँ। और मन मर्जी के रेट्स हैं किताबों के। अब देखो ना, एक बच्चे की आप 20 से 25 हज़ार रुपया जो है मंथली फी है एक बच्चे की, अगर किसी अच्छे स्कूल में लेके जा रहे हैं, किसी अच्छे स्कूल में आप जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो उसी तरीके से उन्होंने जो है, ये तो सिर्फ आपकी मंथली फी है, उसके अलावा आपके जो बच्चों की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बच्चों के जो है वो प्ले के हवाले से बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर कोई एक्टिविटी चल रही है पड़ते हैं बच्चों को। हाँ। उनके अकॉर्डिंग समर कैंप लग रहा है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, उसमें आपके अलग बच्चों के बड़े खर्चे हैं। अब ये तो वो बंदा करेगा ना जिसकी लाखों में इनकम है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और जिस तरह अभी महंगाई है। हाँ। और बहुत ज्यादा अखराजात हैं, तो अब एक बंदा अगर 20-25 हज़ार अगर उसकी सैलरी है तो क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा। हालांकि हुकूमत, जिस तरह इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। गवर्नमेंट इतना खर्चा करके, इतनी पे दे के उनको स्कूल में लेके आ रही है कि आप PhD हैं, MPhil हैं, आप बच्चों को उसी लेवल का सिखाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारा आगे का निज़ाम ऐसा है कि कोई भी जब नया टीचर आता है वो कुछ दिन तो एक्टिव काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी उस निज़ाम का हिस्सा बनकर रह जाता है। और वो बच्चा जो है वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो वैसी की वैसी गवर्नमेंट स्कूल्स के अकॉर्डिंग चल रही होती है। और प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएं तो प्राइवेट स्कूल्स में एक स्कूल में 1-2 टीचर रखते हैं PhD MPhil बाहर बोर्ड लगाने के लिए कि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर। बाकी सारे जो हैं वो FSc होंगे, BS होंगे, इक्का-दुक्का MSc होंगे। और उनकी पेज कितनी होंगी? 15। ये हकीकत है, 15,000 ये देख रहे होते हैं कि अच्छा इस टीचर की मजबूरी है। हाँ, इस टीचर की अगर इंग्लिश अच्छी है। हाँ। तो उसको इसलिए सिर्फ हायर कर लेते हैं कि हाँ जी बच्चों को अच्छी इंग्लिश में जो है वो बच्चों को बोलना सिखा देगी या उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस दैट्स इट। अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन पर जाएं तो बहुत कम। इसी तरह हुकूमत अगर चेक एंड बैलेंस पढ़ा देना अपने गवर्नमेंट टीचर्स पर चेक एंड बैलेंस अच्छा हो जाता है। हाँ, तो वो बच्चे जो है वो बहुत अच्छा वहाँ से तालीम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी तो स्टेशनरी का सामान जो है वो भी महंगा हो गया है। अभी तो हम बहुत सारी ये जो पिछले दिनों बजट पेश किया गया है ना। हाँ। इस बजट में स्टेशनरी के सामान पे 4.5% टैक्स इजाफा किया गया है। और स्टेशनरी का सामान आप अगर हम थोड़ा अपने बचपन में जाएं तो पेंसिल, शार्पनर, रेजर, कॉपी ये हम अपनी पॉकेट मनी से ले लेते थे। अच्छा, अभी भी कभी-कभी होता है यार कि आपकी पेंसिल तख्ती यूज वो तो खत्म कर दी गई है। हाँ, वो उसको अच्छा जी, टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल ना। बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करनी थी और वो रह गई। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो शायद लाजमी डिस्कस करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया सना, आप हमारे साथ रही और इसके साथ ही शकील आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी साहबजादा रूफी सरकार, जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। अच्छा जी, अदब के हवाले से भी बात होगी, शायरी के हवाले से भी बात होगी और इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे कि इनकी शायरी के साथ साथ अदब वाली जो जर्नी है वो कैसी रही। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे ना कि आप शायरी कब से स्टार्ट की और ये सफ़र कब से शुरू हुआ? बहुत शुक्रिया। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो है जंग से। मेरा जो आबाई ज़िला है वो जंग है। अच्छा। और जो जिस तरह एक होते हैं, मैट्रिक के बाद ही मैंने शायरी जो है वो शुरू कर दी थी। तो बाज़ औक़ात इंसान हालात से सीखता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी शायरी के पीछे कोई ख़ास वजह होती है। कुछ लोगों के लिए एज़ यू नो के रोमांटिक रीज़न होता है। कुछ लोग ख़वातीन के लिए शायरी करते हैं, यानी कि मेल जो है ख़वातीन के फीमेल के लिए, और जो फीमेल्स होती हैं ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि अगर मोहब्बत से नाकामी हो तो शायर बन जाते हैं। जी जी, समटाइम्स ऐसा होता है। लेकिन मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा रीडिंग, जो मुताला उसकी आदत थी बचपन से। लाइब्रेरी से बुक्स लेकर पढ़ते थे। तो
उस वक्त ऐसे कह लें कि जो फरहत बादशाह और वसी शाह का उरूज था, तो जिस तरह आपको पता है कि वो ग्लैमरस उस टाइम पर्सनैलिटीज़ थी, तो हमारे जहन में यही उठता था कि शौक़ होता था कि हम भी शायरी करें। तो इस तरह फिर सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहा। तो मैंने फिर इस पे गौर किया। फिर शुरू में आपको पता है टीनेज की शायरी जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। जब बंदा मैच्योर होता जाता है तो उसकी फिर पुख्तगी शायरी भी वक्त के साथ साथ पुख्तगी आ जाती है। फिर इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, समाजी मसाइल को और मुल्क के हालात को जो है और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ होते हैं मुसलमानों के नेशन के हवाले से या जहाँ भी जुल्म हो रहा उसके ख़िलाफ़ जो है वो शायर कलम उठाता है और फिर अपनी जो माफ़ी ज़मीर है उसको बयान करता रहता है। तो इस तरह जो है तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अच्छा। तो ये हमारा सिलसिला जो है वो जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अखबारात में नसर भी लिखता हूँ, कालम वगैरह जो है वो भी लिखता रहा हूँ। तो कौमी अखबारात में भी लिखता रहा हूँ, जैसे एक्सप्रेस में, दुनिया में। मतलब डिफरेंट आपने उसमें आपने जो है कॉलम निगारी करते रहे हैं। अच्छा, कैसा सफ़र आपने पाया? अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा? कुछ लोग बड़े जो है वो मायूस भी हो जाते हैं, लिखना छोड़ जाते हैं, पढ़ना छोड़ जाते हैं, उनकी क्या कहेंगे? आपका सफ़र इस हवाले से कैसा रहा? देखें, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हर बंदा जो है उसकी एक कायनात ऐसे अलग होती है, लाइफ जो है वो नज़र आती है। अगरचे बाज़ औक़ात देखने में हालात सेम भी होना, लेकिन जब बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं तो उनके अंदर जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग ज़ाहिर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर वक्त के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस ना भी हों तो कोई ना कोई सोशल इश्यूज़ और वो क्राइसिस जो हैं वो चलते रहते हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो हालात होते हैं, उनका शायरी में दर आना फितरी बात है, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है शायरी के लिए भी। चाहे कुछ भी लिखना हो, जो बंदा एक्सप्रेस करना जानता है या कर सकता है, वो मेरे ख्याल में लाइफ को बेटर तरीके से आगे लेके चल सकता है। तो ज़ाहिर आम, जैसे आप समझते हैं कि आम पाकिस्तानी की तरह हमारे भी मसाइल थे, साथ में रिसोर्सेज थे, वसाइल थे, उनके मुताबिक हम चलते रहे। सफ़र जो है वो जारी और सारी रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आम आदमी जो एक्सप्रेस कर सकता है, अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता है, उसके लिए एक हवाले से यानी कि जज्बाती हवाले से उसको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि उसको स्ट्रेस का जो लेवल है वो उसका कम हो जाता है। आम बंदा जो है जब इजहार नहीं कर सकता, तो हम लोग भी, मैंने जज किया है कि जब हमारे क्राइसिस होते हैं या दो बंदों के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान या सोसाइटी में जब भी कोई क्लैश होता है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो लड़ाई झगड़े की सूरत में या गालम गलोच की सूरत में निकलता है। तो ये भी स्ट्रेस का नतीजा है। लेकिन जो शायर है उसके पास ये ऑप्शन होती है, या लिखारी के पास, अदीब के पास, कि वो जो अपनी स्ट्रेस है वो कलम के ज़रिए जो है वो निकाल सकता है। और इसी वजह से नॉर्मली ये एक आपने देखा होगा कि अदीब लोग जो है वो नफीस इंसान होते हैं, और अगरचे ओवरऑल ऐसा नहीं भी होते हैं। वही होता है कि चले आपने अपना कैथारसिस जो है वो आपने लिख के कर लेते हैं। जी, बहुत सारी चीज़ें आप जो नहीं बयान कर सकते वो आप लफ्ज़ों के जरिए बयान। अच्छा, आप किस किस्म की शायरी वैसे आपको करना पसंद है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा कि सोशल जो है वो करते हैं, कुछ होता है कि नौजवानों के लिए जिस तरह जो है वो शायरी की जाती है, कुछ आप जो है मोहब्बती रोमानवी शायरी जो है वो की जाती है। जी बिल्कुल। असल में जिस तरह आपने कहा है कि किसी एक ख़ास मौजू के हवाले से तो कहना मुश्किल है, लेकिन आपने सोशल इशूज़ पे जो है वो शायरी जो है वो मेन टॉपिक है सोशल इशू पे। उसके अलावा जो रोमांटिक प्रैक्टिस के बगैर तो आपको पता है कि शायरी का जो है ना वजूद भी नहीं है। तो ये सोशल और रोमांटिक, और तीसरा जो है वो ऐसे कह लें कि मज़ाहमती शायरी जिसे हम कहते हैं कि जब हम ज़ाहिर इर्द गिर्द देखते हैं बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आम आदमी को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उस हवाले से भी ज़ाहिर अदीब का जो कलम है वो खामोश नहीं रह सकता। वो कहता है कि हम और तो जो कि कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एक कलम है, हम इसके ज़रिए अपना जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की बेटरमेंट में या कम एटलीस्ट आवाज़ उठाने में हम उसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों के मसाइल को उजागर करने में। तो ये मेन हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पे मैं कलम उठाना पसंद करता हूँ। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? घर वालों में हमारा अदबी बैकग्राउंड नहीं है, और मेरे एक चचा थे, उनको शायरी पसंद थी,
तो आई थिंक उनके साथ जब बैठना उठना होता था तो वो हमारे साथ तो नहीं, लेकिन जब वो आपस में दोस्तों में बैठते होते तो ऑफ कोर्स शायरी सुनते सुनाते होंगे, तो वहीं से मुझे भी शौक हुआ है। सही। तो उन्होंने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन ने कभी इस सिलसिले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि खुश होते हैं। अब भी जब किसी एक अखबार में जब कॉलम छपता है या शायरी लगती है तो वाले साहब अखबार वगैरह पढ़ते रहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि मुझे अगरचे शोहरत की मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा अहमियत है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि टीवी पे या अखबार में या किसी मैगजीन में जब मेरा कलाम छपता है तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो समझते हैं कि हमारा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मकान पहुँच गया। मैं समझता हूँ मेरे लिए भी ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरी वजह से वालिदैन को खुशी मिलती है। यही बात है ना कि जब आप अपने बच्चों को किसी मुकाम पर देखते हैं तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को जो खुशी होती है वो एक डिफरेंट ही होती है, उनका इजहार भी डिफरेंट एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी एक गजल जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है, गजल हो गई, उसके साथ साथ नज़म हो गई, जी जी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिनमें क्या क्या ख्याल रखना ज़रूरी है, वो भी इनसे जानेंगे, लेकिन पहले आपकी शायरी सुनते हैं। जी जी, मैं आपको एक मारूफ बैर है उसमें एक गजल के चंद इशार सुनाता हूँ। जी। कर लाख जुस्तजू उसे पाना तो है नहीं, कर लाख जुस्तजू उसे पाना तो है नहीं, वो आसमां ज़मीन में समाना तो है नहीं। वाह। और दिल चीर के भी रख दो तो फिर भी कहेंगे लोग, दिल चीर के भी रख दो तो फिर भी कहेंगे लोग, है लोथड़ा लहू का खजाना तो है नहीं। वाह। और क्या पूछते हो हमसे हमारा पता है क्या, क्या पूछते हो हमसे हमारा पता है क्या, खाना बदोश ठहरे ठिकाना तो है नहीं। वाह। और कह तो रहे हैं उससे भुला देंगे हम तुझे, कह तो रहे हैं उससे भुला देंगे हम तुझे, दिल को खबर है हमने भुलाना तो है नहीं। वाह वाह, क्या बात है। और ये आखिरी शेर है कि वादा तो कर लो हमसे वफाएं करोगे तुम, वादा तो कर लो हमसे वफाएं करोगे तुम, हमको पता है तुमने निभाना तो है नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाहिर सी बात है, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ शायरी ऐसी होती है जो आपके जज्बात को, आपके जो आप इजहार करना चाह रहे होते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को बयान कर देती है, तो आप कहते हैं यार ये एग्जैक्ट जो है ना शायरी आपके उस पर जो है वो असरअंदाज हुई है, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा एक से ज्यादा बार होता है जब तख्लीक़ कार अपनी एक्सप्रेस कर रहा होता है फीलिंग्स को और एहसासात को, जज्बात को, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये मेरी हम पे बीत रही है, जो हम पे बीती है उसको हम बयान कर रहे हैं। हाँ, एक शायर जो है वो बयान कर रहा है। जी जी जी, वो शायर बयान कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह अदबी महफिलें सजाई जाती थी बहुत पहले, अदबी बैठकें होती थी, जी जी, आपको जो है बहुत ज़्यादा लोगों को एक तादाद में इकट्ठे भी होते थे, शायरी को अप्रिशिएट भी किया जाता था। अभी जो है अदबी महफिलें होती तो हैं लेकिन मुशायरे भी होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले होता था। जी जी, क्या समझते हैं कि क्या कमी है? अच्छा, कमी तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ लोगों ने शोरा हैं, ज़ाहिर है हमारी बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने ना शायरी को बहुत ज़्यादा कॉमन लेवल पे लेके गए हैं, जहाँ लोगों में ना अदबी ज़ौक़ ख़राब हो गया है। यानी कि पहले ये होता था कि बहुत डीप शेर होते थे और एक बावजन बेहतरीन मयारी शायरी पे लोग दाद देते थे। हाँ। अगरचे हल्का अहबाब लोगों का और शेर समझने वाले जो अफराद हैं वो कम होते थे, लेकिन वो बाज़ौक़ होते थे। अब ये है कि आप तो माशाल्लाह मीडिया से वाबस्ता हैं और आप इस बात को बेहतर समझती हैं कि जो सोशल मीडिया के आमद से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऐसे लोग कोई छोटी सी बात ऐसे बिला तुक्का बेवजन के ऐसे डाल देते हैं और लोग उसके नीचे वाह वाह कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे अदबी ज़ौक़ जो है वो लोगों का ख़राब हो गया है। इस वजह से लोग इतना इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। दूसरा, आपने मुशायरों की बात की, तो मैं खुद अंसार अदब एक मुल्तान की बड़ी तंजीम है उससे वाबस्ता हूँ, उसके चेयरमैन साबिर अंसारी साहब हैं। तो हम लोग भी प्रोग्राम बहुत दर्जनों प्रोग्राम करवाते हैं, नशिस्तें वगैरह करवाते रहते हैं। तो
मयारी जो है उसको हम मयार को बड़ा मद्देनजर रखते हैं। लोग चाहे प्रोग्राम में 50 हूँ, 60 हूँ, 100 हूँ, जो भी हूँ, लेकिन कम से कम वो अहले ज़ौक़ हूँ और इसको समझने की कोशिश करें। तो हमें मेरा ये आखिरी वो है कि कम से कम मयार जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए और लिखारी कोकार जो सामीन है उसकी सतह पे नहीं उतरना चाहिए, बल्कि इसको अपना मयार मेंटेन करके सामीन को अपने ज़ौक़ के मुताबिक लेके उनकी तरबियत करनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी ज़ौक़ की बात करें, जैसे जाहिर सी बात है जो शायर होता है वो तो अपनी फीलिंग्स, अपनी शायरी को जो उसको एक खुदादाद सलाहियत उसके पास मौजूद है, उसको तो वो बयान कर ही रहा है। जिन लोगों को शायरी नहीं समझ आ रही होगी ना, ऊपर से वो भी वाह कर रहे होते हैं ना, उनकी वजह से वाकई चीजें बड़ी खराब होती हैं कि जब उनसे एंड में पूछा जाए तो उनको समझ कुछ भी नहीं आता। समझ कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि आजकल जो शायरी चल रही है वो किस तरह की शायरी जो है वो ज्यादा इन है और लोग जो है वो उसको पसंद करते हैं? अच्छा, शायरी आम तौर पे हम एक बतौर शायर कैटेगराइज करना तो मुश्किल है, लेकिन आम इंसान की जो मतलब है आसानी के लिए मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि आम तौर पर हम इनको 3 किस्म की शायरी जो है ना उसमें तकसीम कर सकते हैं। एक है मयारी और संजीदा शायरी, और एक है आम शायरी जिनको हम मुशायरों की शायरी या क्या कह सकते हैं कि बाजारी शायरी भी कह सकते हैं। तीसरी मजहबी शायरी है। तो मजहबी शायरी के हवाले से तो आप बेहतर जानते हैं, जिसमें हमद, नात, मनकबत, सलाम, मरसी वगैरह आ जाते हैं। उनके तो फिर उस पर तो तनकीद भी इतनी ज़्यादा नहीं की जा सकती। वो तो चाहे कोई अहले ज़ौक़ हो ना हो, वो उनको उसके ऊपर फोकस करता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो गुज़श्ता मैं समझता हूँ 2 अशरे में हमारे एक बहुत अच्छे शायर थे जॉन एली साहब। तो बज़ात खुद तो बहुत अच्छे शायर थे। उनके ज़ाती मसाइल कुछ ऐसे थे कि उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़िंदगी उनके साथ तल्ख थी, और उन्होंने कुछ ऐसे अशार कहे, कलाम भी कहे और मुशायरे इस तरह पढ़े कि वो ख़ास ट्रेंड बन गया। अब जो उसमें से नेगेटिव बात निकली है वो ये निकली है कि आजकल के जो शोरा हैं, नौजवान शोरा बिलखसूस, वो शऊरी तौर पर उनकी कॉपी करते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इससे पता क्या होता है भाई, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो ये रुझान जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। शुरा को अपनी उसलूब के अंदर रहना चाहिए और दानिस्ता तौर पर जानबूझकर किसी के स्टाइल को अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी शायरी भी अच्छी रहती है, और चाहे हल्का अहबाब आपका मुख्तसर हो, अप्रिशिएट करने वाले कम भी हों, लेकिन वो बाज़ौक़ होंगे और दिल से अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद भी आपसे जानते हैं। हमारे साथ जो है एक और गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ज़िशान सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। इनसे हम बात करेंगे इस टाइम जो ताजरों के मसाइल हैं उस हवाले से, और इस टाइम जो हमारी मुल्की सियासी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए हमारे मईशत पर जो है वो किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है। ताजिर जो हजरात हैं वो कारोबार में उसको जो है कितना उनको फ़रोग दे सकते हैं, किस तरह हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मईशत हमारी किस तरह बेहतर हो सकती है। तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इस टाइम हम बात कर लेते हैं ना कि मौजूदा बजट आया और फिर बजट के साथ साथ जो है अभी आप क्या देखते हैं हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, ताजिर हमारे जो भाई हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है और आम आदमी जो है वो कितना इसमें पिस रहा है, इसमें आप बात करेंगे। मैं पहले तो मरकज़ी तंजीम ताजरान के हवाले से आपको बताता चलूँ। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजिर तंजीम है, जो कि बिल्कुल गैर सियासी जमात है। ये ताजरों के गज़ब किए गए हकूक़ और उनके हकूक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी इज़्ज़त नफ्स बहाल करने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रही है, जिसको ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब जो हमारे चेयरमैन है, कंट्री चेयरमैन, कंट्री सदर हमारे इस्लामाबाद में काशिफ चौधरी साहब हैं जो देख रहे हैं। जहाँ तक आपने बजट की बात की है तो बजट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ताजरों को तो बजट तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, क्योंकि इस बजट से पहले फरवरी के अंदर एक मिनी बजट दे दिया गया जो कि 215 अरब रुपए टैक्सेस लगा के एक महंगाई को बढ़ाया गया। अब जब ये बजट इस दफ़ा जो इन्होंने अनाउंस करना था, जब बजट की तरतीब बन गई, जब बजट अनाउंस होना था तो बजट के अनाउंस होने से थोड़ा वक्त पहले 223 अरब रुपए की और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए गए। अब जब इतने टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो महंगाई ने तो ऑटोमेटिक बढ़ना है।
और जहाँ तक हमारी हुकूमतों के मामला आते हैं, अब आप ये देखें कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसका बजट जो है, जो लास्ट साल था वो 450 अरब रुपए था, लेकिन इस साल जो इन्होंने मंजूर करवाया 765 अरब रुपए का। अब जब हमारी हुकूमतें अपनी इस खराब मईशत को बहाल करने के लिए अपना अगर किरदार अदा नहीं करेंगी तो इसके अंदर आम आदमी तो पिसे गई। अच्छा, कहा जा रहा है कि जिसमें जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको तो बड़ा रिलीफ दिया गया है टैक्सेस के हवाले से। मैम, टैक्सेस के हवाले से रिलीफ किस किस्म का दिया गया? मैं तो एक चीज कहता हूँ, टैक्सेस के अंदर तो एक इन्होंने इस टैक्स के अंदर हमने जो लास्ट टाइम जो इनकी तरफ से एक प्रॉपर्टी का एक टैक्स लगा था जो कि स्क्वायर फीट के हवाले से था, वो टैक्स की तरतीब ही जो इन्होंने बनाई थी वो बिल्कुल गलत थी। उसके अंदर इनकी तरफ से ये था कि एक शॉप का जो जितनी बड़ी शॉप होगी उसके ऊपर उतना बड़ा टैक्स लगेगा, जबकि हम ये समझते हैं कि कपड़े की दुकान है। अब कपड़े की दुकान वाला जो है वो एक होलसेल मार्केट से कपड़ा लेके आता है, वहां पे वो एक बंदा छोटी सी दुकान बना के बैठा हुआ है, एक एसी लगाया हुआ है, 9x4 की दुकान है, उसने वहां बैठ के एक ट्रक बेच देना। लेकिन जब वो ट्रक लेके आने वाला एक सूट बेचता है, उसने 6 एसी भी लगाए हुए, 50 लाइटें भी जलती हैं, और वो बड़ी जगह पे बैठा हुआ है, उसकी स्क्वायर फुट बड़ी है जहाँ पे वो बेच रहा है, जबकि उसका कारोबार का हजम उससे बहुत छोटा है। ये टैक्स का एक इशू था जो कि हमारी तंजीम ने, जिसके ऊपर ऐसे कहने बहुत एहतजाज हुए, उसके बाद हमारी मीटिंग्स हुई, तो इस बजट के अंदर हमने इसको जो कि एक बेज़ाब्ता सा टैक्स था जिसको हमने ख़त्म करवाया, ये भी हमारी काबिश है। सही हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह कारोबार के हवाले से हमारे जो है क्या क्या मसाइल देख रहे हैं आपके इसमें, क्या क्या मसाइल हैं? कारोबार के हवाले से तो मसाइल के अंदर तो सबसे बड़ी आप ये चीज़ देख लेना कि 62% ज़रई पाकिस्तान होने के बावजूद गंदम की और गंदम और गन्ने की वाफिर पैदावार होने के बावजूद आप ये देखें कि एक आम गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से इस टाइम जो है बिल्कुल मोहताज हुआ हुआ। इस हवाले से आप ये देखें कि आटा जो है इस टाइम वो 150 से 160 रुपए किलो हो गया, बिल्कुल। चीनी 150 रुपए किलो हो गई, और ये रेट फिक्स नहीं है, रेट बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हाँ। अब हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या मईशत के हवाले से हमारी तंजीम ने एक प्लान जो है वो इस टाइम हमारे मामला चल रहे हैं कि उसको पेश किया जाए, जिसके अंदर तमाम सियासी पार्टियां, अदलिया, मीडिया, इसके अलावा अस्करी क़यादत जो भी हैं, इसके साथ एक 20 साला एक ऐसा तरतीब एक चीज़ बनाई जाए जिसके अंदर कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, इसके अंदर ताजिर साथ खड़े होकर हमने एक इनको जो है 20 साल का एक मंसूबा दिया है कि इसके ऊपर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी मईशत को सेट कर लेंगे। सही। तो अच्छा, इसके हवाले से भी जानेंगे और साथ साथ जो है हुकूमत किस तरह इसमें मजीद रोल प्ले कर सकती है, इसमें मजीद बात होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम बात करी थी कि हमारे जो इस टाइम हुक्मरान हैं, आप उनके बारे में क्या समझते हैं कि क्या इस्लाहात लाई जा सकती हैं, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह चीज़ें जो है कारोबार को तरक्की मिल सकती है, खुशहाली आ सकती है मुल्क में? मैम, इसके अंदर तो सबसे अहम चीज़ ये है, जब तक एक ताजिर जो है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, जब तक हुकूमतें इनको रीढ़ की हड्डी समझेंगी नहीं, इनके साथ डायलॉग करेंगी नहीं, इनको अपनी तमाम मुश्किलात के अंदर साथ बैठा के अपने मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ नहीं लेंगी, तो तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। वरना हुकूमत के जितने भी नागहानी आफात हो गई, कोई दूसरा कोई मसला मसाइल हो गया, जैसे सैलाब आ गया और बहुत से और इस किस्म के मामलात हो जाते हैं, कोरोना हो गया, हर चीज के अंदर सबसे पहले इनके साथ शाना बशाना खड़े होने वाले ताजिर थे। आप ये देखें कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहला ब्लैक चेक देने वाला भी एक ताजिर था हुकूमत चलाने के लिए। तो आज भी हम सारे के सारे एक तस्बीह के अंदर जो दाना जो है उसकी तरीके से हम काम कर रहे हैं, और हम तमाम जुड़े हुए, हम तमाम छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक तमाम ताजिर हम एक दूसरे के साथ हैं। किसी छोटे शहर में भी किसी ताजिर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको लेकर चलते हुए हम उसको मुल्क की सतह तक लेके आ जाते हैं। तो ये हुकूमत का काम है कि हुकूमत इसको रीढ़ की हड्डी समझते हुए ताजरों के हकूक को या ताजरों को समझते हुए कि जो मुल्क की मईशत के अंदर अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं, इनको अपने साथ वो बैठा के अपने डायलॉग करें। ये डायलॉग करते नहीं है तो हमें रोडों पे निकलना पड़ता है, फिर इनसे हमें अपनी बातें बनवानी पड़ती हैं। जैसा कि हमने सन 2019 के अंदर 2 रोज़ा जो मुल्क की शटर डाउन हड़ताल की,
जिसके अंदर हमने इनसे विद होल्डिंग टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी हो गया, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें जो रिलीफ लेने चाहिए थे हमने बनवा के लिए, जबकि गवर्नमेंट वो हमसे हमारे साथ मुज़ाकरात करके भी दे सकती थी। लेकिन जब एक पानी सर से ऊपर गुजरता है तो फिर हमें अपने आप को मनवाना पड़ता है। यही हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है, इसको मैं नाअहली कहूँगा, कि वो एक ताजरों को हर लिहाज से समझते हुए कि इन लोगों के बगैर हम अधूरे हैं और ये हमारे हर मामलात में शाना बशाना खड़े होते हैं, उसके बावजूद अगर ये उनको अपनी मीटिंग्स के अंदर या अपने जो मामलात मईशत के होते हैं उसके अंदर नहीं बिठा सकते तो फिर क्या होगा? जैसे अब IMF को देख लें आप, इसमें हमारा मुल्क चल किस तरीके से रहा है। बिल्कुल सही है। आप ये देखें कि हमारे मैम कर्जे का आलम ये है कि 7400 अरब हमने इस साल हमने कर्जा देना, जबकि हमारा दिफा सबसे अहम चीज है, उसके लिए हमने बजट में 1800 अरब रुपए रखे। हमारे मुल्क के अंदर बिजली का रेट बढ़ता है, गैस का रेट बढ़ता है, टैक्सेस बढ़ते हैं, ये सारी चीजें भी हम जिनसे कर्जा ले रहे हैं तो वो लोग तय करते हैं। तो मुझे बताएं इसके अंदर रह क्या जाता है हमारा? हम अभी देखें ना बिजली की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है। फिर जिसमें हम अगर टैक्सेस की बात करें, चाहे आपकी ग्रॉसरी है, चाहे आप कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो उनमें भी मजीद जो है इजाफा कर दिया गया है। तो उससे भी एक आम इंसान जो है उसके लिए तो सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे मैम, बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर 7 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जीते। सबसे पहले हमें उनकी तरफ देखना पड़ेगा, खा ताजिर हो या खा हुकूमत। बात यह हुकूमत के काम है। एक ताजिर जो है, कोरोना था, कोरोना के अंदर ऐसे कह लें कारोबार बंद थे। अब हालात बहुत ज्यादा महंगाई के बढ़ने के बावजूद एक ताजिर के पास कम से कम अगर 4 मुलाजमीन हैं तो वो 4 खानदानों को चला रहा है। ये 4 खानदान गवर्नमेंट की ड्यूटी थी चलाना, लेकिन ताजिर अपना पेट काट के, अपने प्रॉफिट को और कम से कम करके, अपनी आसाइशों को कम करते हुए अपने साथ और खानदानों को चलाने में लगा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट का काम है। अभी भी गवर्नमेंट हमें अपने साथ, अपने शाना बशाना अपना साथी नहीं समझती। सीधी सी है ना जी। ठीक है, ताजिरों के मसाइल पे भी बात करते हैं साथ साथ जो है। अच्छा, आपसे जो है अब और भी शायरी सुनते हैं, क्योंकि मसाइल तो साथ साथ चल रहे हैं, साथ में शायरी भी होनी चाहिए। क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं एक गजल आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, आपको शायरी से ताजिर भी जो है वो शायरी के साथ जी, हर इंसान बात, जिसके पास दिल है उसके पास दिल है तो दिल धड़कता भी है। बिल्कुल जी, सब कुछ रखते हैं, क्यों नहीं रखते। ये समाजी हवाले से जिस तरह आपने कहा कि हालात हैं, क्राइसिस हैं, तो यार अब नई एक दुनिया हो आबाद मेरे बाद, यार अब नई एक दुनिया हो आबाद मेरे बाद, सब लोग हूँ इस जबर से आजाद मेरे बाद। और मासूम था ये शख्स गुनहगार नहीं था, मासूम था ये शख्स गुनहगार नहीं था, काजी ने किया है यही इरशाद मेरे बाद। वाह, क्या बात। और शेर देखें, है खुदकुशी लाजिम किसी पब्लिक की जगह पे, है खुदकुशी लाजिम किसी पब्लिक की जगह पे, फिर बच्चों को मिल जाएगी इमदाद मेरे बाद। वाह, क्या बात। अल्लाह मेरी जान का सदका करे मंजूर, अल्लाह मेरी जान का सदका करे मंजूर, टूटे ना कोई कौम पे उफ्ताद मेरे बाद। वाह, क्या। और ऐ काश के हो जाए मेरे देश के सब लोग, ऐ काश के हो जाए मेरे देश के सब लोग, इस ज़हनी गुलामी से भी आजाद मेरे बाद। वाह। ऐ अहले ज़माना तुम्हें शायद मेरी याद आए, ऐ अहले ज़माना तुम्हें शायद मेरी याद आए, तुम लोग करोगे किसे बेदाद मेरे बाद। और ये जहद मुसलसल मेरी कुर्बानी भला क्यों, ये जहद मुसलसल मेरी कुर्बानी भला क्यों, इज्जत से जिए यहाँ मेरी औलाद मेरे बाद। वाह, क्या बात है। इज्जत से जिए यहाँ मेरी औलाद मेरे बाद। और अब तो उन्हें मुझसे है शिकायत हजारों, अब तो उन्हें मुझसे है शिकायत हजारों, रोएंगे बिछड़ के ये ज़मीज़ाद मेरे बाद। वाह, क्या। अब तो इन्हें मुझसे है शिकायत हजारों, रोएंगे बिछड़ के ये ज़मीज़ाद मेरे बाद। और क्या खूब तमाशा हो के रूफी मेरे कातिल, क्या खूब तमाशा हो के रूफी मेरे कातिल, लोगों को सुनाए मेरी रूदाद मेरे बाद। वाह, क्या बात। ये जहद मुसलसल मेरी कुर्बानी भला क्यों,
इज्जत से जिए यहाँ मेरी औलाद मेरे बाद। वाह, क्या बात बहुत है। शुक्रिया। अच्छा, अभी जिस तरह हम शायरी की बात कर रहे हैं, नसर की बात हो रही थी, जिस तरह आप कॉलम जी। निगारी की बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं इनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर होती हैं? जहाँ तक बात है तख्लीक कार जो है दो हवाले से बड़ा कॉन्शियस होता है। नंबर एक, अल्फाज और जो मुहावरात वगैरह इस्तेमाल करता है, उसलूब जो है उसका जो चुनाव है वो बहुत अहम वैल्यू रखता है। उसके बाद जो उसका कह लें कि रूह है, जो उसके ख्यालात जो एहसासात होते हैं वो जो है वो अहमियत रखते हैं। मसलन जैसे आप शेर की बात करते हैं तो शेर में 3 चीज़ें होती हैं, नसर में 2 चीज़ें होती हैं। शेर में सबसे पहले अल्फाज का चुनाव होता है, फिर शायरी का जो ख्याल होता है, उसके बाद उसके औज़ान होते हैं कि शायर जो है, शेर जो है उसमें ख्याल भी अच्छा और आला होना चाहिए, उसके बाद उसके अल्फाज और तराकीब का जो चुनाव है वो भी मुनासिब होना चाहिए, फिर उसके बाद वो एक ख़ास पैटर्न में होना चाहिए जिसे शायरी की ज़बान में वज़न कहते हैं कि जो उसके औज़ान हैं, जो उसकी बहर होती है वो ठीक होनी चाहिए। अब जितना भी आला और अरफा ख्याल हो, अगर उसकी बेबहर है और उसका वज़न नहीं है तो वो शेर नहीं कहला सकता। सही, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है शायरी में। नसर में जो है वो 2 चीज़ें होती हैं, उसमें वज़न की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें यह है कि आपको एक रब्त रखना पड़ता है। शायरी में अगर रब्त ना भी हो तो चल जाता है। मसलन 5 या 6 अशार हैं गज़ल के, उसमें हर जो शेर है वो अलग मफहूम का हो सकता है। सही। लेकिन जो आप एक कॉलम लिखते हैं या अफसाना लिखते हैं, उसमें आपको एक कंटिन्यूटी जो है वो बहुत तसलसल ज़रूरी होता है कि एक टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर जिक्र भी आएगा किसी दूसरे टॉपिक का तो वो सरसरी आएगा। उसका असलूब, अंदाज बयान जो है वो उसमें मुसलसल होना चाहिए, अल्फाज का चुनाव भी मुनासिब और अदबी होना चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं जो उसका मरकज़ी ख्याल है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको आपने साथ लेके चलना, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सही। तो इस हवाले से ये नसरी है अपना जो तहरीर है इसका ख्याल रखना पड़ता है। आपकी बुक भी आई है, उसके हवाले से भी हमें हाँ जी, बताइएगा। मेरी बुक जो है आप आजकल के जो एक ट्रेंड है कि जैसे ही कोई शायर लिखना शुरू करता है ना तो उस वक्त टीनेजर होता है और उसकी ना सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि मेरी बुक आ जाए, मैं साहिब किताब। तो हाँ, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। तो तकरीबन 10 साल पहले जब मैं, उस वक्त मुझे शेर कहते हुए 4-5 साल हो गए थे, तो आसपास जो है इतना वसी वो नहीं था, तो दोस्तों यारों के कह रहे हैं कि उकसाने पे ना तो मैंने किताब छपवाई थी। आजकल तो वैसे वो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन ये है कि वो भी मेयारी कलाम था, तो कलाम तो मेरे पास महफूज है। तो बहरहाल वो एक अच्छा तजर्बा था। उस वक्त बंदा ऐसे खुद को ना सेलिब्रिटी फील करता है कि अब मेरी बुक छप गई है। मैंने फिर दोस्तों को, रिश्तेदारों को तोहफे में दी। अच्छा। तो उसका नाम था हर्फ आ गई। तो बहरहाल उस वक्त थोड़ा सा कैसा रिस्पॉन्स मिला? जी, रिस्पॉन्स अच्छा था और बड़े बड़े शोरा ने उसकी तारीफ की, अप्रिशिएट किया। लेकिन जब हम आगे चलते जाते हैं, मेच्योरिटी आती जाती है, तो बंदा खुद जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये समझदार आदमी कह लें या जो आदमी गौर फिक्र रखता है वो खुद अपनी खामियों को नोट करता है। और ये मुझे ये एहसास है कि उसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह फिर अभी तो कोई इरादा नहीं है मज़ीद किताब से पढ़ने का। तो इंशाल्लाह जब मैं समझूंगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई मुनासिब वक्त आने पे किताब, जितनी मेच्योर शायरी जिसको हम कहते हैं कि इस काबिल हो जाऊंगा, तो किताब इंशाल्लाह आप दोबारा छप पाएंगे। सही। अच्छा, इसमें जो है शायरी के साथ साथ तो कहते हैं ना, हर उसमें शोबे में, किसी भी शोबे में जाएं आपको एक उस्ताद की जो है वो जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। तो आपके भी कोई उस्ताद थे? बिल्कुल हैं, और ये तो बड़े एजाज़ की बात है। हम अदबी हलकों में ये तसव्वुर यही होता है कि ऐसा शायर जिसका उस्ताद ना हो वो मतलब उसको हम लोग लेट डाउन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो मेरे उस्ताद जो उनका ताल्लुक जंग से ही है, उनका नाम है अशफाक अंजुम साहब। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं कह लें कि रहीन एहसान हूँ कि अच्छे शेर कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मज़ीद भी इनकी शायरी भी सुनेंगे और मज़ीद बात भी होगी। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह ताजरों के हवाले से आप बात करें कि हुकूमत जो है वो ताजरों को भी अपने साथ बिठाए और उनसे बातचीत करे तभी हमारी मईशत बेहतर हो सकती है, तो आप क्या समझते हैं ताजरों के वैसे अपने उस तौर पे क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात उनके हवाले से और उनके क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिन पे आप समझते हैं कि मेन उन पे काम किया जाए? मैं बेसिकली साउथ पंजाब जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से हमें तो बहुत सारे इस किस्म के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ताजरों को एक तो तामीर व तरक्की मार्केट के हवाले से, उसके साथ पुलिस के साथ उनके मसाइल, कारपोरेशन के साथ उनके मसाइल, इनकम टैक्स, जीएसटी वाले, विद होल्डिंग टैक्स, लेबर कोर्ट, लेबर वाले आ जाते हैं अपना, और बहुत से इस किस्म के इदारे हैं जिनसे हमारा जो है हर टाइम 36 का आंकड़ा चलता रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे मेल मिलाप से अपने मामला हल कर लें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक ताजिर अपना सारा जमा पूंजी लगाने के बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी एक जो है आम बंदे को सहूलत देने की बजाय वो भी एक ताजिर जो है अपनी तरफ से देने के लिए लगा हुआ है अपने मुलाजमीन को, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई रिलीफ न मिले और आप ये कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना के अंदर ही आप देख लें, कोरोना के अंदर ताजिरों का ये हाल हुआ कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी आपने 8 बजे से 5 बजे तक दुकानें खोल ली। अब कोरोना के अंदर ऐसा होता था किसी की दुकान, बेचारे की दुकान बंद करते हुए 5:30 हो जाते थे, तो दुकान मालिक जिसने करोड़ों रुपए लगाए हुए उसको गिरबान से पकड़ के डाले में डाल रहे होते थे। अब आप ये देखें, एक ताजिर की इज्जत नफ्स के ऊपर इस किस्म के हमले जब हुए तो बड़े तकलीफ देते। अब हम ये कहते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को चाहिए ये कि अगर गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज नहीं है, देखें सरकारी नौकरी इतनी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, मानते हैं हम गवर्नमेंट इस टाइम परेशानी का शिकार है, मुल्क को एक ऐसे कह रहे डिफॉल्ट होने से बचाने के अंदर इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये चीज़ तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके लिए भी कि बाहर के मुल्कों से जो कर्जे वगैरह लिए जो इनको दिए गए और ये मुल्क चलाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हर किसी को गवर्नमेंट अगर नौकरी नहीं दे सकती तो गवर्नमेंट ताजरों को या जो लोग पढ़ाई करके एक बार क्लियर होकर सामने आने को कारोबार करना चाहते हैं तो उनको छोटे बिला सूद कर्जे दे सकती है जिससे वो अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट बिला सूद छोटे कर्जे दे उन्हें, देखे ना बड़ी बड़ी मिल्स लगती हैं, अरबों रुपए उनको दिए जाते हैं और परसेंटेज भी ना होने के बराबर, और छोटा ताजिर अगर वो कर्जा ले ले तो उसके ऊपर परसेंटेज इतनी ज्यादा होती है कि वो बेचारा वो कर्जे ही उतारता रह जाता है, उसकी बेसिक अमाउंट वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। जबकि छोटे ताजिर को 5 से 10 लाख रुपए तक का कर्जा तो बिला सूद देना चाहिए, और ये तो शनाख्ती कार्ड रख के भी देना चाहिए। छोटे ताजिर ने कहाँ जाना है? अब यही देखते हैं ना कि हमेशा छोटे ताजरों के ज्यादा मसाइल होते हैं। अब आप देखें ना, एक बंदा जो है अगर कोई पेंचर की दुकान खोलना चाहता है, एक जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई भी काम नहीं करना चाहता, उस बेचारे को भी 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। अब वो कहाँ से लेके आए? लोग मुलाजमत कर रहे हैं, मुलाजमत, कब तक वो मुलाजमत करेंगे? हर बंदा अपना काम करना चाहता है। अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे, देखिए छोटे ताजिर के लिए मैंने आपको कहा ना 10 लाख रुपए तक का, कम से कम 10 लाख रुपए का बिला सूद अगर वो कर्जा दे तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जो हर गवर्नमेंट को जो निशाना बनाया जाता है कि जी आप वैकेंसीज नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, इनको कुछ मिलता नहीं है, तो इनको इनके पांवों पर खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह अभी डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, अभी जो डॉलर की हम देखते हैं डॉलर का रेट जो है वो नीचे आया है, कि उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना असर पड़ेगा? क्या इससे डॉलर जो है वो मजीद भी नीचे आएगा? बात यह है डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए, जब तक डॉलर मुस्तहकम एक जगह पर स्टिल खड़ा नहीं हो सकता, हमारा मुल्क इस डॉलर से कोई फायदा नहीं है। डॉलर नीचे आता है हमें डॉलर नहीं मिलता, डॉलर ऊपर जाता है तब भी डॉलर नहीं मिलता, तब भी हमें उससे ज्यादा रेट पे लेना पड़ता है। इसके अलावा आप इंपोर्ट करते हैं, आपको माल नहीं मिलता, पोर्ट्स के ऊपर आपका सामान इतना अर्सा खड़ा रह जाता है, अब उसके इतने किराए बन जाते हैं। ये तो मेहरबानी इस हुकूमत की कि इस हुकूमत ने इस दफा ये किराया माइनस करके लोगों की पोर्ट्स खोल दी, वरना तो सारे के सारे कारोबारी तो बहुत परेशान हो गए थे कि एक परचेजिंग हमने की हुई है, अगर क्या कहते हैं डॉलर्स के अंदर, क्योंकि डॉलर्स मिल नहीं रहा, तो जब भी हमने डॉलर के अंदर देना है पेमेंट को, जब भी हमने देनी है जिस रेट के हिसाब से देते हैं आगे जाती नहीं है। जिस दिन हमें आएगा माल, जिस दिन रेट बड़ा हुआ होता है उस दिन हमें माल मिल रहे होते हैं। डॉलर नीचे जब से आए हमें माल ही नहीं मिल रहा। अच्छा, जिस तरह अभी बीच में हुकूमत ने कहा कि मार्केट्स जो है वो 8 बजे जो है वो बंद कर दी जाएं, ताकि इस टाइम जब बिजली के हम देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है और बिजली जितनी कम खर्च की जाए उतना ही ज़्यादा मुल्क के लिए जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। आप क्या समझते हैं 8 बजे अगर बंद हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा? क्योंकि बीच में ताजरों में भी ये भी कहा, एहतजाज किया कि इतनी मार्केट जो है वो 8 बजे नहीं बंद होनी चाहिए, 10 बजे होनी चाहिए, या रात को अक्सर हम औकात देखते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक मार्केट जो है वो खुली रहती हैं।
मैम बात इस किस्म की है कि आप ये देखें कि ताजरों का जो भी काम है, अगर आपने शॉपिंग करने के लिए जाना है, अगर कोई जॉब वाला इंसान है 9 से 5 वाला, तो फिर तो 9 से 5 उसने जॉब करनी है, 5 बजे के बाद ही निकलना है। अब 5 बजे के बाद से 5 से 8 3 घंटे का जो इन्होंने टाइम शेड्यूल बना दिया, सिर्फ ये कह के कि जी बिजली सेविंग करनी है। बिजली सेव करने के लिए एक जो इदारों के अंदर जो लोगों को मुफ्त इतने जो हैं कितने अरब के जो है ये बिजली के महकमे के मुलाजमीन को जो है ये यूनिट्स जो है वो फ्री में दे रहे हैं, तो ये यूनिट्स आम आवाम के अंदर क्यों नहीं बांटते? उस गरीब आदमी को क्यों नहीं देते जिस बेचारे का 200 यूनिट भी बिल नहीं आता और वो रोता बेचारा ले लेके फिर रहा होता है। गवर्नमेंट ने 9 रुपए पेट्रोल का रेट तो गिरा दिया, हाँ। लेकिन वही जिस बंदे का 17,000 किसी चीज का बिल आया करता था, जो 42,000 रुपये हो गए, वो बेचारा कहाँ जाए? आम जो इस टाइम दुकानदार है, हमारी तंजीम ने, क्योंकि हर छोटे इलाके के अंदर अब हमारे सदूर को एक चीज कह दी गई है कि आप दुकानदारों के साथ मिलें, बैठें, बातें करें। इस टाइम हमें इस किस्म का इस चीज का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है कि महंगाई की वजह से सबसे ज्यादा तो सबसे पहले ये हो गया कि एक तो ताजिर का मुनाफा होता है बहुत कम। एक पहले बंदा कोई 10 किलो आटा लेता था, अब वो 5 किलो ले रहा है। जो 2 किलो चीनी लेता था वो आधा किलो ले रहा है। अब जब उसकी सेल कम है तो उसका प्रॉफिट कम है। अच्छा, चीज का रेट बढ़ गया इसलिए उसको जखीरा करने के लिए उसको हाँ। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अच्छा, मैंने आप खैर आप इस साइड पे आ गए। मैं यही बात अभी आपसे करने भी लगी थी कि लोग जो आप हम आटे की बात करें तो लोग उस पर फिर हम लोग देखते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना। अच्छा, चीनी महंगी हो जाए फिर जखीरा अंदोजी हो जाती है, अगर तेल अगर घी का मसला हो जाए तो वो भी जखीरा अंदोजी की तरफ लोग आ जाते हैं। इसमें मजीद बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैम जी वालेकुम सलाम, साजिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी साजिद बात कर रहा हूँ मुल्तान गल्ला मंडी से। जी जी मैम अभी मेरे भाई बैठे हुए बड़े खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं आपका सुबह उठ के ना कहीं प्रोग्राम देखता हूँ मॉर्निंग शो का। आप ज़राअत के हवाले से हो या आपका ना स्पोर्ट्स के हवाले से हो, या आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ रोजी टीवी को कि वो एक आवाम के अंदर ना बड़ी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और शेख साहब आप कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारे जो भाई साजिद कुरैशी बात कर रहा हूँ गल्ला मंडी से, एज ए ब्रोकर हूँ, ताजिर बिरादरी से मेरा ताल्लुक है। जी जी जी। आज बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने ताजिरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। तो गल्ला मंडी के आपके सामने बहुत सारे कुछ मसाइल हैं, तो जिस तरह सीवरेज का मामला है या स्ट्रीट लाइट का मामला है, तो इसके अलावा भी गल्ला मंडी के अंदर आपको पता है कि आजकल चीजों की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। बिल्कुल। तो आप ये भी बताएं कि ये जो महंगाई और ये जो इस वक्त बहरान है गल्ला मंडी के अंदर चीजों की किल्लत का, ये जो पीछे से जो ये मिलों में जो ये लोग स्टॉक किए हुए हैं माल, पीछे जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, हमारी गल्ला मंडी तक ये जो रसाई नहीं होती, ये हमारी रसाई हमें हक हमारा पूरा मिले ताकि हम अपनी चीजें, ये जो छोटे छोटे परचून वाले दुकानदार हैं उन तक हमारी ये चीजें रसाई हों। अच्छा, आखिरी बात ये, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले चीनी जो है वो बड़ी शॉर्ट हो गई हमारे यहाँ। अब ताजिर का उसमें क्या कसूर है यार कि ताजिर मिल से खरीद के 10-20 रुपए पे काम करता है और हवा इतना बना दिया जाता है कि ताजिर पता नहीं लाखों रुपए कमा रहा है। ताजिर के दिल से तो पूछ के देखें आप गल्ला मंडी में आके ताजिर का हाल क्या है इस वक्त। ठीक है, तो इस पे आप जो है ना थोड़ी सी बात करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी साजिद भाई जी, इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। गल्ला मंडी के अंदर भी हमारे सदर मुदस्सिर राजा साहब मौजूद हैं। बाकी जो ये बात कर रहे हैं, मेरी वही वाली बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटी बना के चीजों के रेट्स रख दिए जाते हैं। अब उन रेट्स के अंदर गवर्नमेंट का पता नहीं वो रेट लिस्ट देने वाले कौन से बंदे हैं, और रात को ख्वाब के अंदर कोई लिस्ट बनाते हैं और बना के दे देते हैं, या ड्राइंग रूम में लिस्ट बन जाती है। वो बगैर सर्वे की लिस्ट है। वो बगैर सर्वे की लिस्ट इस किस्म की है कि एक चीज मार्केट में 150 की बिक रही है, गल्ला मंडी वालों को वो 148 रुपए की आ रही होगी, 47 रुपए की आ रही होगी। वो कहते हैं 122 रुपए के अंदर दें। उस बेचारे का थैला भी लगना है, उस बंदे का शापर भी लगना है, हर चीज लगना है। चीनी तो खास तौर पे ऐसी चीज है, करियाने वाले को रखनी भी बहुत जरूरी है, और उसके अंदर उसको एक आना बचता भी नहीं है, उसके बगैर उसकी दुकानदारी नहीं है। गोश्त के हवाले से देख लें आप, गोश्त मार्केट में 2000 रुपए छोटे का होगा तो उनकी प्राइस लिस्ट के ऊपर जो है 1200 रुपए रेट लिखा हुआ है। मुझे पता है 1200 रुपए मिलता कहाँ पे। बगैर सर्वे के जो ये लिस्टें बन जाती हैं, ये इन लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बैठ के इंतजामिया के अंदर ये काली भेड़े जो हैं, जो किसी चीज को देखे बगैर अपनी तरफ से ऐसी लिस्टें बना देते हैं। और ये लिस्टों का क्या नुकसान होता है हमारे छोटे ताजिर के पास जाके कि जी इस लिस्ट के ऊपर आप माल क्यों नहीं बेच रहे।
सही। अंडे आपने लिए में तो इसलिए इसके ऊपर की नहीं बेच रहे, उसके ऊपर 10-10 हज़ार रुपए के जुर्माना कर देते, जबकि उस बेचारे की एक दिन का प्रॉफिट सेल 1500 से 2000। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक था जो अभी छेड़ा था, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे, और आपका भी बहुत शुक्रिया रूफी साहब, आपने अपनी शायरी भी हमें सुनाई और अदब के हवाले से भी काफ़ी बातें की। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।